बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज का हमारा नावल है यही तो है जिंदगी और ये लिखा है लारैब मोमिन साहिबा ने। लेट तो वो हो ही चुकी थी और बस नहीं चल रहा था कि उड़कर क्लासरूम में जा पहुंचे। उड़ तो वो सकती नहीं थी, चुनांचा गेट पर पहुंचकर उसने जीनों की तरफ दौड़ लगा दी। सर सुल्तान की दहशत उस पर पूरी तरह हावी हो चुकी थी और वो दो दो तीन तीन जीना एक साथ फलांगती हुई ऊपर चढ़ने लगी थी। क्लासरूम में दाखिल होने के बाद सर सुल्तान किसी भी स्टूडेंट को अंदर आने की इजाजत नहीं देते थे। वो स्टूडेंट चाहे उसकी तरह ज़हीन फतीन ही क्यों ना हो। जीना तय करके वो कॉरिडोर में आ चुकी थी। सारी क्लासेस शुरू हो चुकी थी, इसलिए कॉरिडोर में स्टूडेंट्स का रश नहीं था। इक्का दुक्का ही आते जाते नजर आ रहे थे। उसका क्लासरूम कॉरिडोर के आखिरी सिरे पर था। वो तकरीबन दौड़ते कदमों से आगे बढ़ी कि एकदम ही किसी से टकरा गई। इडियट, उसने कहते हुए इंतहाई खुशमखी नजरों से उसे देखा जिससे टक्कर हुई थी। जल्लार तो पहले ही सवार थी। उसकी सूरत पर नजर पड़ते ही बे इंतहा तप उठी। वो वही तो था जो ख्वामख्वाह उसके पीछे पड़ा था। अरे दादा, तो मंसूख हो चुका, फिर ये भगदड़ क्यों? वो मुस्कुरा कर पूछने लगा। देखिए मिस्टर, वो नथने फुलाकर तनबीही अंदाज में शहादत की उंगली उठाकर बोली। अकदस सफवान अहमद। वो जरा सर खुम करके दिलकशी से मुस्कुराया। रास्ता छोड़िए मेरा, वैसे ही लेट हो गई हूँ। वो दांत पीस कर पैर पटक कर आगे बढ़ी। तो इसमें मेरा क्या कसूर है? वो कहता हुआ साथ चल पड़ा तो वो बेइंतहा चिढ़ गई। खा जाने वाली निगाहों से उसे घूरती हुई कदम को तेज कर दिए। वैसे आपको इतनी जल्दी किस बात की है? आज तो सर सुल्तान आए ही नहीं। वो पीछे से बोला मगर वो अनसुना करके क्लासरूम तक आ गई तो देखा वाकई क्लास में सर मौजूद ना थे और अंदर बैठे हुए स्टूडेंट्स बातों और मुताले में मसरूफ थे। धत तेरी की, वो पैर पटकती हुई खाली बेंच की तरफ बढ़ गई। सर सुल्तान के खौफ से अच्छी खासी वर्जिश हो चुकी थी। वो हाँफती कांपती गिरती पड़ती क्लासरूम में पहुंची भी तो सर ही गायब। वो बेहद झल्ला उठी, बेंच पर किताबें पटकने के से अंदाज में रख कर बैठ गई। मरदूद कहीं का लफंगा बस नहीं चलता, वरना वो दिल ही दिल में अकदस सफवान अहमद को कोस रही थी। हाय अकदस, हाउ आर यू? आइए आइए, बड़े दिनों बाद गुलफाम ने हमारे क्लास को रौनक बख्शी। हेलो हीरो, होते कहाँ हो? ये मुख्तलिफ आवाजों पर और जुमलों पर उसने सर उठाकर देखा और भिन्ना कर रह गई। अकदस अंदर आ चुका था और सब लड़के लड़कियों ने उसे घेर लिया था। वो सब उसे यूं घेरे में लिए बातें कर रहे थे जैसे अवाम अपने पसंदीदा लीडर को घेरे में लेकर अपने मसाइल बयान करते हैं। इन्हीं लोगों ने तो सर चढ़ाया है मौसूफ को। वो बड़बड़ाती हुई बेंच पर पटकती हुई अपनी किताबें और नोटबुक समेटने लगी। इतने दिनों से तुम हमारी क्लास में आए ही नहीं, क्यों? तकरीबन हर कोई उससे यही सवाल कर रहा था और अकदस ने क्या जवाब दिया वो सुनने के लिए रुकी नहीं, अपनी किताबें उठाकर बाहर निकल गई। यूनिवर्सिटी में उसका वही दिन अच्छा गुजरता था जब अकदस से सामना या झड़प नहीं होती थी। वैसे ऐसा बहुत कम होता था। वो जानबूझकर उसकी राहों में आकर उसे ताव दिला जाता। शुरू-शुरू में जब उसने यूनिवर्सिटी में कदम रखा था तो खासी नर्वस सी थी कि बीकॉम उसने गर्ल्स कॉलेज से किया था मगर एमकॉम के लिए उसे यूनिवर्सिटी का रुख करना पड़ा था। इब्तिदा में तो वो बहुत बौखलाई। 2-3 दिन तो बड़ी परेशानी हुई मगर फिर उसकी खुद एतमादी लौट आई और बहुत जल्दी उसने खुद को यूनिवर्सिटी के माहौल में सेट कर लिया। मगर उसकी बहाल हुई खुद एतमादी उस वक्त मफकूद होने लगी जब अक़दस सफ़वान अहमद उसकी राहों में आने लगा। इब्तिदा में तो वो महज कॉरिडोर के एक सिरे पर खड़ा उसे देखकर मुस्कुराया करता था और वो उसे नजरअंदाज करती रही। मगर जूं-जूं दिन गुजरते गए वो पर पुर्जे निकालने लगा। पहले तो वो महज उसे देखा करता था और अब हाल ये था कि जबरदस्ती राह रोक कर बातें करने लगता और वो तिलमिला कर रह जाती। हजार हा सलवातें उसे सुना डालती मगर वो भी एक ढीठ था। उसकी सारी खरी खोटी सुनने के बावजूद उसके पीछे लगा था। वो था तो बीए फाइनल का स्टूडेंट मगर ना सिर्फ अपने डिपार्टमेंट बल्कि सारी यूनिवर्सिटी में मशहूर था। एक तो वो बेहद ज़हीन और काबिल स्टूडेंट था, दूसरे ये की शख्सियत भी काफ़ी सहरंगेज़ थी। मज़ीद बरआं कि बेइंतहा दौलतमंद था। शहर के मशहूर सिनतकार सफ़वान अहमद का बेटा, वो भी इकलौता। यूँ ज़हानत, शख्सियत और दौलत तीनों चीज़ें यकजा होकर उसका कद बढ़ा गई थी। प्रोफेसर्स तो उसकी तारीफ करते ही थे, स्टूडेंट भी उसकी शान में
कसीदे पढ़ते नजर आते थे। यूनिवर्सिटी के हर डिपार्टमेंट में उसके दोस्त थे, जिनमें अक्सरियत लड़कों की थी। बहुत कम लड़कियों से वो बातें करता नजर आता था। यहाँ तक तो सब ठीक था, मगर जब उसे पता चला कि उसे घूरने वाला वो ऊंचे कद और ब्राउन आंख वाला शख्स ही अकदस सफवान अहमद है, तो वो बेहद चिढ़ गई। ये सोचकर कि इतनी सारी खूबियों का मालिक होते हुए भी ऐसी हरकत कर रहा था। वो यूनिवर्सिटी आती तो वो उसे कभी गेट पर, तो कभी जीनों के पास, तो कभी अपने डिपार्टमेंट के कॉरिडोर में नजर आता। पहले पहल तो उसने ध्यान ना दिया, मगर जब सामना हर दिन, बल्कि दिन में कई कई बार होने लगा, तो उसकी रूह फना हो गई। वो यूनिवर्सिटी आई थी तो मकसद भी हुसूल इल्म था, किसी से इश्क लड़ाना नहीं। इस खूबसूरत से शख्स की निगाहें खुद पर महसूस करके वो नर्वस तो बहुत हुई, मगर जाहिर ना होने दिया। लाताल्लुक सी होकर अपने लेक्चर्स अटेंड करती और घर की राह लेती। मगर फिर ये होने लगा कि वो जो खामोश नजरों और मुस्कुराते लबों समेत उसे देखा करता था, अब मौका-मौका से उसे मुखातिब करने लगा। और वो चिड़ी हुई तो पहले ही से थी, उसके मुखातिब करने पर भड़क उठती। वो खरी-खरी सुनाती कि अक़दस की जगह कोई और होता तो कब का उसका पीछा छोड़ चुका होता। मगर ये अक़दस सफ़वान अहमद बेइंतहा ढीठ साबित हुआ था। उसके खरी-खोटी सुनने के बावजूद उसके पीछे लगा रहता था। तीसरा लेक्चर ऑफ था, चुनांचा वो इधर-उधर वक़्त ज़ाया करने के बजाय लाइब्रेरी चली आई। काउंटर से अपनी मतलूबा किताब इश्यू करवा कर वहीं स्टडी रूम में बैठकर पढ़ने लगी। उसे पढ़ते हुए ज़्यादा वक़्त ना गुज़रा था कि किसी ने खंखारते हुए उसके सामने वाली खाली कुर्सी घसीटी और बैठ गया। इस बैठने वाले पर नज़र पड़ते ही उसके तलवे में लगी और सर पर बुझी कि वो कोई और नहीं, अक़दस सफ़वान अहमद ही था। हेलो! उसे मुतवज्जो पाकर उसने मुस्कुराहटों के खज़ाने लुटाने शुरू कर दिए, तो वो होंठ भींचकर उसे घूर कर किताब पर झुक गई। क्या ज़रूरत है नोट्स बनाने की, पीछे इस कद्र हलकान होने की? क्या ज़रूरत है नोट्स बनाने के पीछे इस कदर हलकान होने की? वो कहने लगा, मैंने अपने एमकॉम के नोट्स अभी तक सँभाल रखे हैं। कहो तो कल ले आऊँ, तुम्हें स्टडी में आसानी होगी। मुझे किसी के नोट्स की ज़रूरत नहीं, समझे आप? वो दाँत पीस कर गुर्राई। जानता हूँ, बहुत ज़हीन हो, मगर फिर भी अपने सीनियर से हेल्प ले लोगी तो इसमें तुम्हारा ही फ़ायदा है। वो फिर बोला, मेरे फ़ायदे और नुकसान से आपको क्या ग़र्ज़? आप अपने काम से काम रखिए। आखिर तुम हर वक़्त अंगारे ही क्यों चबाती रहती हो? वो पूछने लगा, जिसका जवाब देना उसने गैर ज़रूरी समझा और किताब से सर न उठाया। माहीन जी, चंद लम्हा खामोश रहने के बाद वो फिर गोया हुआ, इस कद्र बेरुखी भी ठीक नहीं। मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। वो बड़े अदब से कह रहा था। माफ़ फरमाइएगा अक़दस साहब, मैं यहाँ दोस्तियाँ गाँठने नहीं, पढ़ने आई हूँ। वो खासी तुरशी से बोली। पढ़ाई के साथ-साथ आप मुझसे दोस्ती भी कर लें तो क्या हर्ज है? हर्ज तो नहीं है, मगर मुझे दोस्ती करनी ही नहीं, ना आपसे ना किसी और से। और इतना और सुन लें अक़दस सफ़वान अहमद कि आइंदा अगर आपने मेरा पीछा किया तो मैं सर सुल्तान से आपकी शिकायत कर दूँगी। वो हर लफ्ज़ चबा-चबा कर बोली थी। क्या कहोगी उनसे? यही ना कि मैं तुम्हारे पीछे पड़ा हूँ। तो जाओ कह दो और इतना जान लो कि उन्हें यकीन ना आएगा, वो तुम्हें झुठला देंगे। वो दावे से बोला। वाह रे खुशफ़हमी! वो तंज़िया हँसी। खुशफ़हमी नहीं, हकीकत। जवाबन वो भी मुस्कुराया। यकीन ना हो तो जाओ शिकायत करके देखो। माहिन जी, मेरा रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, बीकॉम से लेकर एमबीए या बिलअल्फ़ाज़ दीगर तुम्हारे यूनिवर्सिटी आने से कब्ल तक मैं बहुत शरीफ़ था, बल्कि हूँ, मगर जिस दिन तुम्हें देखा उस दिन से दिल की धड़कनों ने नया अंदाज़ इख्तियार कर लिया और मैं बेबस हो गया। यकीन जानो बेहद चाहने लगा हूँ तुम्हें, वो धीमे-धीमे लहजे में कह रहा था, मगर माइन पर असर ना हुआ। अच्छा, मुझसे पहले और कितनी लड़कियों से कहा है ये जुमला? वो मुज़ाहका उड़ाने वाले अंदाज में पूछने लगी। तुम पहली और आखिरी भी हो। वो बुरा माने बगैर बोला, क्या तुमने देखा नहीं मेरे हल्क़े अहबाब में लड़कियां बराए नाम नहीं? मैंने कभी किसी लड़की की तरफ पेशकदमी नहीं की। लड़कियां खुद ही मेरी तरफ बढ़ती हैं। रईस ज़्यादा ज़रूर हूँ, मगर बिगड़ा हुआ नहीं। तुम मुझे गलत मत समझो, एतबार करो मेरा। मेरे लेक्चर का वक़्त हो रहा है, मैं चलती हूँ। वो चुप हुआ तो वो कहती हुई उठी और किताबें लेकर चल दी। तुम्हें अपना ना बनाया तो कुछ ना किया। मैंने आज तक जिस चीज़ की तमन्ना की है, उसे हासिल भी किया है और अब तुम्हारी तमन्ना की है, तो तुम्हें भी हासिल करके रहूँगा। इतना याद रखना। पीछे से उसकी धीमी मगर पुरअज़्म सरगोशी उभरी तो वो होंठ सिकोड़ कर सर झटक कर आगे बढ़ गई। अपने बकिया लेक्चर्स अटेंड करने के बाद वो घर पहुँची तो दोपहर ढल रही थी। आ गई बेटा, उसके सलाम का जवाब देकर चच्ची कहने लगी। वो जाओ कपड़े बदल कर मुँह हाथ धो लो, तब तक मैं खाना गरम करती हूँ। आप रहने दें, मैं गरम कर लूँगी, आप आराम कीजिए। वो कहती हुई अपने कपड़े लेकर गुसलखाने की तरफ बढ़ गई।
खाने से फारिग होकर दोपहर के झूठे बर्तन धोने के साथ-साथ उसने छोटे से किचन की सफाई भी कर डाली। "ए बेटा, थोड़ा आराम भी किया करो, आते साथ काम में जुट जाती हो।" उसे मसरूफ देखकर चची ने टोका। काम ही क्या काम ही क्या होता है चची, सारे काम तो आप और हिना वगैरह कर डालती हैं। मेरे लिए क्या बचता है? आपके पास वक़्त ही कहाँ होता है बाजी कि आप काम करें। हिना बोली। हाँ, और क्या, सारा दिन तो यूनिवर्सिटी में बीत जाता है, फिर शाम को ट्यूशन पढ़ाने बैठ जाती हैं, रात को खुद पढ़ती हैं और पता नहीं कब सोती हैं। सहर बोली तो वो सिर्फ मुस्कुरा कर रह गई। ये छोटा-सा घर और उसके मकीन ही उसकी कुल कायनात थी। वालिदैन उसके हयात ना थे, चची ने उसकी परवरिश की थी, वो भी इस अंदाज से कि उसे वालिदैन की कमी भी महसूस ना होने दी। चचा के 5 बच्चे थे, 2 बेटे वजाहत और शकील और 3 बेटियां हिना, सहर और कमर। खुद वो और चचा-चची समेत घर में कुल 8 नफूस होते थे और कमाने वाला सिर्फ एक। चचा एक प्राइवेट कंपनी में क्लर्क थे। आमदनी कलील थी मगर इखराजात वसी और ये चच्ची की किफ़ायत शुआर ही थी जो इस महंगाई के दौर में भी वो अपनी गृहस्थी चला रही थी। चचा अपनी सारी तनख्वाह चची के हाथ पर रख देते थे और फिर वो घर किस तरह चलाती थी ये वही जानती थी। चचा-चची दोनों का ही अरमान था कि उनकी औलादें तालीम याफ्ता हों और सभी बच्चे तालीम हासिल कर रहे थे सिवाय वजाहत के, जो माहिन से सिर्फ चंद माह ही छोटा था और मैट्रिक में बार-बार फेल होने पर चचा ने उसे स्कूल से उठाकर एक मोटर गैरेज में काम पर लगा दिया था। काम तो वो बड़ी मेहनत और लगन से करता था मगर घर में एक पाई भी ना देता था। उस पर तो बैरून मुल्क जाकर दौलत कमाने की धुन सवार थी और वो अपनी तनख्वाह बचा-बचा कर बाहर जाने के इंतज़ामात में लगा था। घर में बड़ी वो ही थी और ट्यूशन पढ़ा कर अपना खर्च तो निकाल ही लेती थी। पहले पहल जब उसने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया था तो चचा नाराज़ हो गए थे मगर उसने किसी तरह कह सुनकर उन्हें मना लिया था। उस पर तो बस एक ही धुन सवार थी कि तालीम मुकम्मल करते ही नौकरी करके चचा का बोझ हल्का करेगी। वो तो बीकॉम पास करते ही नौकरी की तलाश में सरगिर्दा हो चुकी थी मगर हम ही ना मिले और जब मिली भी तो चचा भड़क गए। मैंने तुम्हें तालीम इसलिए नहीं दिलवाई कि तुम नौकरी करती फिरो, कोई ज़रूरत नहीं है नौकरी करने की। वो बेहद गुस्सावर थे और इस वक़्त कुछ ज़्यादा ही गुस्से में थे। चुनांचा उसने चुप साध ली और जाकर एमकॉम में एडमिशन ले लिया। साथ ही दिल में मुसम्मम इरादा कर लिया कि एमकॉम करते ही वो चचा को हमवार करेगी और नौकरी करके उनका हाथ बटाएगी। चचा उसे बहुत चाहते थे और उसे यकीन था कि वो ज़रूर मान जाएँगे। वो पूरी दिलजमई और तुंदई से अपनी पढ़ाई की तरफ मतवज्जह थी कि अक़दस सफ़वान अहमद ने आकर डिस्टर्ब कर दिया था। वो उससे यानी माहिन अली से दोस्ती करना चाहता था। वो शहर के अमीर तरीन शख़्स का इकलौता बेटा, उससे इस शहर की गरीब बस्ती में रहने वाली एक लड़की से मोहब्बत करता था। हुँ, तुम क्या जानो अक़दस सफ़वान अहमद कि मैं क्या हूँ? अगर जान जाओ तो मेरी तरफ देखना छोड़ दोगे। ये जानकर तुम्हें इतना अफ़सोस होगा कि जिसे तुम चाहते हो वो एक गरीब लड़की है, एक ऐसे घराने से जिसका ताल्लुक है जो बमुश्किल ही 3 वक़्त की रोटी का इंतज़ाम कर पाता है। तुम अगर जान जाओ तो तुम खुद ही पीछे हट जाओगे। वो अक्सर तल्ख़ी से सोचा करती थी। पिछले 2-4 दिनों से वो अपनी क्लास फेलोज़ को पिकनिक के मौज़ू पर जोश व ख़रोश से तबसरा करते हुए सुन रही थी। वैसे भी पिकनिक का सीज़न था, स्कूल कॉलेज के तलबा-ओ-तालबात आए दिन पिकनिक मनाने निकलते थे। चंद दिन पेशतर ही यूनिवर्सिटी के आर्ट्स डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स साउथ इंडिया के 15 रोज़ा ट्रिप पर रवाना हुए थे और ट्रिप की फ़ीस का सुनकर उसके तो पसीना ही छूट गए थे। इतने रुपयों इतने रुपयों में तो चची जान पूरे महीने का खर्च आराम से चला लेंगी, उन्होंने थूक निकल कर सोचा था। और अब वो खुद अपने क्लास फेलोज को पिकनिक पर तबसरा करते हुए सुन रही थी। क्या तुम लोग भी जा रही हो ट्रिप पर? वो समीरा वगैरह से पूछने लगी। तुम लोग से क्या मतलब है? क्या तुम नहीं चल रही? समीरा ने हैरत से उसे देखा। मैं तो ये भी नहीं जानती कि जा कहाँ रहे हैं। शिमला का प्रोग्राम तय हुआ है। हमने तो पेमेंट भी कर दिया और तुम यूं अनजान बनी हो जैसे कुछ जानती ही नहीं। समीरा कहने लगी, अरे जानती कैसे नहीं? इसने तो पेमेंट भी कर दिया है। बनती बहुत है। रूही की बात उसे चौंका गई। ये तुम लोग कैसी बातें कर रही हो? मैंने तो नहीं की पेमेंट। वो खासी हैरान थी। चलो रहने दो, बातें ना बनाओ। पिकनिक जाने वालों की फाइनल लिस्ट जो अक़दस सफ़वान अहमद ने तैयार की है उसमें तुम्हारा नाम भी शामिल है। अच्छा, अब समझी। रूही की बात ने सारा मामला वाज़ेह कर दिया था। अक़दस का नाम सुनकर ही वो तप उठी थी। क्या समझी? समीरा पूछने लगी। मैंने तो सुना था सिर्फ़ हमारी क्लास जा रही है
उसने फौरन मौजू बदला। हाँ, पहले तो यही तय हुआ था, मगर फिर इस प्रोग्राम में बीकॉम और एमबीए के स्टूडेंट्स को भी शामिल कर लिया गया। उमैरा ने तफसील बताई थी। अक़दस सफ़वान अहमद, तुमसे तो मैं समझूंगी। उसने होंठ भींच कर सोचा और क्लासरूम से निकलकर कॉरिडोर में चली आई। कॉरिडोर लड़के लड़कियों से भरा था, मगर वो कहीं नजर ना आया। फिलहाल लंच ब्रेक मिला था और बेशतर स्टूडेंट क्लासेस के बाहर ही नजर आ रहे थे, और उसकी मुतलाशी नजर अक़दस को तलाश रही थी, मगर वो नजर ना आया। और जब लंच ब्रेक का वक्त खत्म होने को था, तो वो उसे जीनों के पास किसी से मसरूफ़ गुफ्तगू नजर आ गया, और वो लम्हे की ताख़ीर के बगैर उस तक जा पहुंची। उसे देखते ही वो अपने मखसूस अंदाज में मुस्कुराया था। जगमगाती हुई ब्राउन आंखों ने मजीद रोशनियां बिखेर कर गोया उसे खुशामदीद कहा था। वो उसकी तरफ बढ़ आया, और वो तो मुंतजिर ही थी, छूटते ही फट पड़ी। आप खुद को समझते क्या हैं? वो दबी दबी आवाज में गुर्राई। यानी वो कुछ ना समझ सका। खूब। वो उसके अनजानपन पर तिलमिला उठी। आप क्या समझते हैं? कोई गिरी पड़ी लड़की हूँ जो आपके पेमेंट कर देने पर पिकनिक के लिए दौड़ी चली आऊंगी? वो फुनकारी। अरे, आपसे किसने कह दिया कि आपकी पेमेंट मैंने की है? वो खासा हैरान बना पूछने लगा। आपके सिवा और कौन ये जसारत करेगा? वो बेइंतहा चिढ़ गई। मजीद बरआं कि उसकी मुस्कुराहट ने जलती पर तेल का काम कर दिया। जानती हूँ मैं, बहुत अमीर कबीर हैं आप तो मिस्टर, अपनी दौलत अपने पास ही रखिए। आप क्या समझते हैं ऐसी हरकतें करके आप मुझे मरूब कर लेंगे? बहुत शौक है तो जाकर उनके सामने नुमाइश कीजिए जो आपसे मरूब हो जाएं। समझे आप? वो जली हुई तो थी ही, जो भी मुंह में आया कहती चली गई। फिर वो रुकी नहीं, पैर पटकती हुई क्लास अटेंड करने चली गई कि लंच ब्रेक खत्म हो चुका था। अगले दिन यूनिवर्सिटी आई तो गेट पर ही अकदस से सामना हो गया, और वो उसे घूरती हुई आगे बढ़ गई। सुनो, आ रही हो ना ट्रिप पर? वो कहता हुआ पीछे हो लिया तो वो रुकी, नथने फुलाकर उसे देखने लगी। देखो, 15 दिनों की तो बात है, थोड़ा एंजॉय ही करेंगे। मेरी इस जसारत का कोई गलत मतलब मत अख्ज करो प्लीज। वो बोला, और वो अनसुना करके फिर से चल पड़ी। देखो, तुम्हारी क्लास के सारे लड़के और लड़कियां जा रहे हैं। एक तुमने ही पेमेंट नहीं की थी, और मैंने तुम्हारी पेमेंट महज ये सोचकर कर दी कि बाद में तुमसे वसूल लूंगा। तुमने गलत समझ लिया है माहिन। बस इतनी सी बात है, वरना मुझे कोई शौक नहीं अपनी इमारत जताने का। वो उसके साथ चलता हुआ बेहद संजीदगी से कह रहा था। बेहद शुक्रिया, मेहरबानी इनायत की आपने पेमेंट कर दी। वो चबा चबा कर बोली। जिस तरह पेमेंट की है ना, उसी तरह वापस भी लीजिए। मुझे नहीं जाना है। क्यों मगर? मेरे अपने प्रॉब्लम्स हैं, आपको इससे सरोकार ना होना चाहिए। तो तुम नहीं जाओगी? वो रुक कर पूछने लगा। नहीं, कितनी बार कहूँ? क्या लिख कर दूं? वो चिढ़ कर बोली। ठीक है, तुम नहीं जाओगी तो मैं भी नहीं जाऊंगा, और मेरे इनकार से दूसरे और बहुत से स्टूडेंट भी इनकार कर देंगे, और मुझसे अगर कोई ना जाने की वजह पूछेगा तो मैं कह दूंगा कि वो वजह तुम हो। समझी? तुम धमकी दे रहे हो मुझे? वो भड़क कर उसकी तरफ घूमी। सिर्फ धमकी नहीं, अमल भी कर डालूंगा। अगर तुम ना चली तो सारी यूनिवर्सिटी में ये बात मशहूर हो जाएगी कि अक़दस सफ़वान अहमद तुम्हारी वजह से नहीं गया। और वो दानिस्तन बात अधूरी छोड़कर मुस्कुराया था। तुम जैसे अमीरजादों का शेवा ही यही है, जो चाहे करो, जिसे चाहे रुसवा करो, कि तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। बदनामियां तो मेरे हिस्से में आएंगी, और मैं सिवाय अपनी तालीम अधूरी छोड़ने के कुछ और नहीं कर सकूंगी। तुम यही चाहते हो ना, तो यही सही। वो आवाज दबाए रखने की कोशिश में सुर्ख होती जा रही थी। गुस्से की शिद्दत ने आंखों में चिंगारियां सी भर दी थी। इमारत दूसरों की इज्जत नफ्स से खेलना ही सिखाती है शायद। वो गैज़ो गज़ब की तस्वीर बनी कहती गई, और वो देखता ही रह गया, कुछ कह ही न सका, और वो तेज-तेज कदमों से आगे बढ़ गई। माहीन, माहीन, वो बेइख्तियार ही पुकारता हुआ पीछे लपका। उसके तो वहमो-गुमान में ही ना था कि वो बात जो उसने महज़ उसे चिढ़ाने के लिए कही थी, इसी बात का वो इतनी संजीदगी से असर लेगी। माहिन, प्लीज मेरी बात तो सुनो। वो बात तो मैंने महज आई हेट यू अकदस सफ़वान अहमद, आई हेट यू। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। वो उसकी बात काट कर तेजी से मुड़ी और अपनी क्लासेस की तरफ जाने के बजाय बैरूनी गेट की तरफ बढ़ गई। वो खड़ा देखता ही रह गया, और वो उसकी नजरों से ओझल हो गई। तुम्हारी नादानियों ने उसे खो दिया है अकदस सफ़वान अहमद, दिल ने फरियाद की। नहीं, वो मेरी है, सिर्फ मेरी। मैं उसे मना लूंगा चाहे कुछ हो जाए। मैं उससे अपने रवैये की माफी मांग लूंगा। उसने सख्ती से दिल की फरियाद को झुठला दिया। अरे माहिन बेटा, खैरियत तो है? इतनी जल्दी तुम आ गई? उसे बेवक्त घर में दाखिल होता देखकर चची हैरानी से पूछने लगी तो वो बुरी तरह चौंकी। एहसास से तौहीन और गुस्से की शिद्दत में वो अपनी क्लासेस छोड़कर घर तक तो चली आई थी, मगर चच्ची के इस्तफसार ने उसे बौखला दिया। वो सोच में पड़ गई कि उन्हें क्या जवाब दे।
क्या बात है बेटा, अभी ज़रा देर पहले ही तो गई थी यूनिवर्सिटी, फिर वापस क्यों हो गई? वो खासी परेशान नज़र आई। जी आज सारे लेक्चर्स ऑफ हैं, यूनिवर्सिटी गई तो मालूम हुआ, इसलिए वापस चली आई। बरवक़्त उसे बहाना सूझ गया और वो कहकर अंदरूनी कमरे की तरफ बढ़ गई। दिल ही दिल में शर्मिंदा भी हुई कि वो इतना चाहने वाली चची से झूठ बोल रही थी। एक-एक करके कितने ही दिन गुज़र गए। बारहा अक़दस नज़र आया मगर वो उसे नज़रअंदाज़ करती रही। जहाँ कहीं वो नज़र आता वो फ़ौरन हट जाती। अगर ना भी हटती तो लड़कियों के ग्रुप के साथ खड़ी हो जाती और वो चाहकर भी उसे मुख़ातिब ना कर पाता था। उस दिन भी वो लाइब्रेरी की तरफ जा रही थी कि वो सामने से आता नज़र आ गया और वो आगे बढ़ने के बजाय उल्टे पैरों वापस पलट पड़ी। माहिन प्लीज़ मेरी बात तो सुनो। वो पीछे चला आया। मुझे कुछ नहीं सुनना। वो रुके बगैर बोली, तुम्हें सुनना होगा, समझी? उसने कहते हुए अचानक ही उसकी कलाई पकड़ ली तो वो भड़क उठी। तुम तुम्हारी इतनी हिम्मत की? उसने झटका देकर हाथ छुड़ाना चाहा मगर नाकाम रही कि अकदस की गिरफ्त खासी मजबूत थी। मेरी बात सुनो वरना मैं उससे भी आगे बढ़ जाऊंगा। वो होंठ भींच कर गुर्राया। तुमसे और तवक्को भी क्या की जा सकती है? मैं इतना बुरा भी नहीं हूं जितना कि तुम समझने लगी हो। वो कहता हुआ उसे तकरीबन खींचकर निस्बतन पुरसुकून गोशे में ले आया। वो एक बात जिसे सुनकर तुम इस कद्र भड़की हो वो तो मैंने बस यूं ही कह दी थी। यकीन करो मैंने वो बात सिर्फ तुम्हें चिढ़ाने की गर्ज से कही थी और तुम इतनी संजीदगी से बुरा मान गई। आपको क्या हक पहुंचता है मुझसे ऐसी बात कहने को? कौन सा रिश्ता है आप और मेरे दरमियान मजाक का? जो वो उसका हाथ झटक कर तल्खी से बोली। रिश्ता तो बहुत मुकद्दस है माही, मगर तुम ही इनकार कर रही हो। वो कहकर मुस्कुरा दिया। मैं मानता हूँ कि मैंने गलती की है, मगर क्या तुम माफ नहीं कर सकती? किस गलती की मुआफ़ी तलब कर रहे हो अक़दस सफ़वान अहमद? मैं तुम्हारी कौन-सी ख़ता मुआफ़ करूँ? सानी सारी यूनिवर्सिटी में मेरे नाम का झंडा लगा देने वाली बात फ़रामोश करूँ या तुम्हारी वो सतही हरकतें और बातें? तुमने कब-कब नहीं मेरी राहें ज़बरदस्ती रोकी हैं। तमाम डिपार्टमेंट में तो तुमने मेरा तमाशा लगा रखा है। सबकी मानी ख़ेज़ निगाहें, मुस्कुराहटें और सरगोशियाँ। क्या-क्या फ़रामोश करूँ? अक़दस सफ़वान अहमद, तुम क्या समझते हो मेरी कोई इज़्ज़त ही नहीं? एक तुम ही इज़्ज़तदार हो। क्या-क्या माफ़ करूँ मैं? बोलो ना, क्या-क्या माफ़ करूँ? वो उसका गिरैबान थामे पूछ रही थी। आँखों में जाने कहाँ से इतने आँसू दर आए थे कि जिन्हें बहने से वो ना रोक सकी। माहीन प्लीज़, प्लीज़ माही। उसने बेइख्तियार ही उसके आँसू पोंछने के लिए हाथ बढ़ाया, जिसे माहीन ने फ़ौरन ही झटक दिया। माहीन, इंसान ही हूँ, गलतियों से मुबर्रा तो नहीं हूँ। मैं शर्मिंदा हूँ अपने गुज़श्ता तमाम तर रवैयों पर। वो पशेमानी से कहता हुआ वाक़ई नादिम नज़र आया। मैं भी तो इंसान हूँ, कब तक तुम्हारी नाज़ेबा हरकतें बर्दाश्त करती? तुम मेरी राह रोक-रोक कर अपनी ही बातें सुनाते रहे, औरों की सुनने की कभी ज़रूरत ही ना समझी। सारे स्टूडेंट तुम्हारे ताल्लुक से जाने कितनी ही बातें मुझसे मंसूब करते रहे। तुम्हें क्या? तुम तो अपनी हरकतें करके गुज़र जाते हो और सबकी बातें और मानी ख़ेज़ निगाहें मेरे हिस्से में आई हैं। मैं यहाँ पढ़ने आई हूँ, तुमसे इश्क-मोहब्बत की बातें सुनने नहीं। ऐसी ही तुम्हें मुझसे मोहब्बत है तो छोड़ दो मेरा पीछा और मुझे सुकून से पढ़ने दो। वो कहकर दुपट्टे के आंचल से आंसू पोंछती हुई वहां से चली गई और वो खड़ा देखता ही रह गया। ये उसकी बातों का असर था या आंसुओं का कि उस दिन के बाद उसने कभी उसकी राह ना रोकी। एक ही डिपार्टमेंट होने की वजह से सामना तो रोज़ ही होता था, मगर वो उस पर सिर्फ़ एक उचटती-सी नज़र डालकर गुज़र जाता। सारे डिपार्टमेंट में उन दोनों के ताल्लुक से जो चहमगोइयाँ शुरू हुई थीं, वो ख़त्म होने लगी थीं और माइन ने सुकून का साँस लिया था। जब कभी अक़दस से सामना होता, वो बेहद शराफ़त से गुज़र जाता। उसकी तरफ देखता ज़रूर था, मगर लबों पर मुस्कुराहट ना थी, आँखें पल भर को रोशन होकर मांद पड़ जाती। तालीमी साल ख़त्म होने में सिर्फ़ 3 माह रह गए थे। और ये 3 माह भी बेहद सुकून से गुज़र गए और जब उसने अपने फाइनल ईयर में कदम रखा तो खबर मिली कि इस साल अक़दस सफ़वान अहमद ने एमबीए में टॉप किया है। सुनाने वालों ने खबर बेहद खुशी से सुनाई और उसने भी मुस्कुराकर खुशी का इज़हार कर दिया। चलो पीछा ही छूट गया, बड़े मजनू बनने पर तुले थे मौसूफ। वो सोच-सोच कर मुस्कुराए जाती और उसकी ये सोच गलत भी ना थी कि डिग्री लेने के बाद अक़दस सफ़वान अहमद उसे दोबारा नज़र ना आया और उसने भी तमाम ख़यालात झटक कर सारी तवज्जो अपनी पढ़ाई की तरफ कर ली। बरसात का मौसम था और वो यूनिवर्सिटी जाने के लिए घर से निकली। तब भी हल्की-हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। रिमझिम पड़ती फुहारों को देखकर ये गुमान नहीं होता था कि यही फुहारें तूफ़ानी बारिश में बदल जाएँगी। वो घर से निकली थी तो बारिश का ज़ोर बिल्कुल नहीं था, मगर यूनिवर्सिटी पहुँचने तक हल्की-हल्की बूंदाबांदी मूसलाधार बारिश का रुख इख्तियार कर चुकी थी। स्याह बादलों के आगे नीला आसमान दिखाई ना पड़ता था। आंधियों के झक्कड़ चलने लगे थे और बारिश ने तूफ़ानी रुख इख्तियार कर लिया था। अगर वो मौसम के खतरनाक तेवर जान लेती तो यूनिवर्सिटी के लिए हरगिज़ ना निकलती।
मगर अब क्या हो सकता था कि यूनिवर्सिटी पहुंचने के बाद बारिश ने तूफानी रुख इख्तियार किया था और मौसम के खतरनाक तेवर देखते हुए ही पहले 2 लेक्चर्स के बाद की बकिया तमाम लेक्चर्स मुलतवी कर दिए गए थे और तमाम स्टूडेंट्स ने घरों की राह ली तो वो भी चल पड़ी। बारिश का जोर बढ़ता ही जा रहा था। पानी की बूंदों ने एक चादर सी तान रखी थी कि आर पार देखने में दुश्वारी पेश आ रही थी। उस पर हवाओं ने मजीद तबाही मचा रखी थी और इस हालत में भला एक छोटी सी छतरी उसे भीगने से क्यों कर बचा सकती थी। बस स्टॉप तक पहुंचते पहुंचते वो अच्छी खासी भीग चुकी थी। बस स्टॉप पर रश ना था, 8-10 लोग ही मौजूद थे और बसें आने पर वो लोग भी एक एक दो दो करके कम होने लगे थे। बसें आती और जाती रहीं मगर उसकी रूट की एक भी बस अभी तक ना आई थी। या अल्लाह, मैं घर कैसे जाऊंगी? वो टीन के शेड तले खड़ी सोच रही थी। हालांकि वक्त दोपहर का था, मगर स्याह घटाओं ने गहरी शाम का समा पेश कर दिया था। कई घंटों से मुसलसल इसी तरह पानी बरस रहा है। पानी भर जाने के सबब कहीं इस तरफ का रास्ता तो नहीं ब्लॉक हो गया। हाँ, शायद यही बात है, वरना अब तक तो मेरी मतलूबा बस आ जाती। वो सोच-सोच कर हरासा होती रही और अपनी सोचों से निकली तो खुद को बस स्टॉप पर तन्हा पाकर एकदम ही खौफज़दा सी हो गई। दूर तक चली जाने वाली सड़क सुनसान पड़ी थी। या अल्लाह! मैं घर कैसे जाऊँ? वो बेहद हरासा होकर रो पड़ी। तन्हाई के एहसास ने मज़ीद खौफ़ज़दा कर दिया था। कितनी देर से सड़क से कोई कार या टैक्सी भी ना गुज़री थी। सुनसान सड़क, घिर-घिर कर आने वाली घटाएँ, मुसलसल बरसता पानी, बादल की गरज, बिजली की चमक और सबसे बढ़कर तन्हा होने के एहसास ने उसकी रूह को फना कर डाली थी। वो किताबें सीने से लगाए, सर झुकाए, बेबसी से रोए गई। जाने कितना ही वक़्त बीत गया। वो चौंकी तो उस वक़्त जब किसी कार की हेडलाइट्स उस पर पड़ी। उसने सर उठाकर देखा, ज़रा ही फासले पर एक कार रुक गई थी और उससे कोई नीचे उतर रहा था। कुछ तो आँखों में जमा आँसू और कुछ बूंदों की चादर दरमियान में हायल थी, जो वो कार वाले को पहचान ना सकी। खौफज़दा तो वो पहले से ही थी, उसे अपनी तरफ तेज़ी से बढ़ता देखकर मज़ीद डर गई। आओ मेरे साथ, उसका बाजू थाम कर बेहद नरमी से कहा गया, तो वो चौंकी। ये आवाज़ तो वो सैकड़ों में पहचान सकती थी। अक़दस अक़दस, वो कहती हुई बेइख्तियारी उसके बाजू से चिमट गई। जी, इज़ी माही, वो कहकर झुका और उसके उसकी गिर जाने वाली किताबें उठा ली। उसे बाजू के नीम हल्के में लिए कार की तरफ तेज़ी से बढ़ा। उसकी किताबें पिछली सीट पर डाली और फ्रंट डोर खोलकर उसे अगली सीट पर बिठाकर वो स्टीयरिंग सीट पर आकर बैठा तो पानी से शराबोर हो चुका था। अपने भीगे बालों पर हाथ फेरते हुए अकदस ने उसे देखा। वो हुनूज़ रो रही थी। वो इतनी हौसलामंद लड़की जाने क्यों इतनी खौफज़दा थी। माहीन, उसने आहिस्तगी से पुकारा। प्लीज रो नहीं, वो अपनाइए से बोला तो माहिन ने आंसू भरी आंखों से उसे देखा। वो वही था जिससे वो बेइंतहा चिढ़ती थी, जिसने उसे अपनी हरकतों से आजिज कर छोड़ा था, जिसे देखते ही वो भड़क उठती थी। वो तो वही था, मगर आज आज उसकी आमद ने कैसे तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिया था कि वो बेचू-चरा उसके साथ चली आई थी, उसकी कार तक। इतनी शदीद बारिश में यूनिवर्सिटी आने की क्या ज़रूरत थी? उसने कहते हुए खिड़की का शीशा चढ़ाकर कार स्टार्ट कर दी। वो चुप ही रही, क्या कहती कि मौसम का रुख तो घर से निकल जाने के बाद बदला था। वो सर कदरे झुकाए दोनों हाथ आपस में जकड़े बैठी थी। कितना ही रास्ता खामोशी से कट गया और जब उसने सर उठाया तो कार जाने-पहचाने रास्तों पर नज़र आई। त तो क्या उसे मालूम है मेरे घर का रास्ता? वो सोचे बगैर ना रह सकी। कनखियों से उसे देखा, वो बड़ी संजीदगी और एहतियात से ड्राइव कर रहा था। बारिश का ज़ोर कम ना हुआ था और वो दुआएँ माँग रही थी। या अल्लाह, मेरे घर की तरफ जाने वाला रास्ता ब्लॉक ना हो। वो दुआ गो थी मगर कबूलियत की घड़ी गुज़र चुकी थी। जभी तो वो एक जगह कार रोक कर कहने लगा, हम मज़ीद आगे नहीं जा सकेंगे क्योंकि पानी भर जाने की वजह से सड़कें डूब गई हैं और रास्ता बंद है। वो बोला तो विंडस्क्रीन से पार देखने लगी। वो स वो गलत नहीं कह रहा था। आगे काफ़ी दूर तक पानी भरा नज़र आया, जिसमें इक्का-दुक्का डूबी हुई कारों की सिर्फ़ छतें नज़र आ रही थीं। वो जानती थी कि ज़रा-सी बारिश में ही यूनिवर्सिटी और उसके घर की तरफ जाने वाला दरमियानी इलाका ज़ेर-आब आ जाता है और आज तो बारिश तवातिर और शिद्दत से जारी थी, तो इस इलाके का ज़ेर ज़ेर-ए-आब होना लाज़मी था। उसने बेहद हरासा होकर अक़दस को देखा। वो सीट से पूँछ टिकाए नीमवा आँखों से बरसती बूँदों को देख रहा था। क्या करें अब? रास्ता तो ब्लॉक है। वो सीधा होकर उसे देखने लगा। पानी का बहाव भी मुख़ालिफ़ सिमत है। आप जाना भी चाहें तो नहीं जा सकेंगी। वो बोला तो वो महज़ उसे देख कर रह गई। कहने को कुछ था ही नहीं कि कहती कहती। तेज़ी से बरसता और बहता पानी वो देखती रही थी। क्या सोचने लगी? बहुत देर तक वो कुछ ना बोली तो वो पूछने लगा,
मैं घर कैसे जाऊँगी? मेरे घर वाले बेहद परेशान होंगे। वो सबकी परेशानी का सोचकर खुद भी परेशान हो रही थी। क्या किया जा सकता है अब? वो मायूसी के तौर पर नफ़ी में गर्दन हिलाने लगा। घर कैसे जाऊँगी? वो बेबसी से रो पड़ी। माहिन प्लीज़, उसने फ़ौरन टोक दिया। अगर एतराज़ ना हो तो मेरे घर चलें, पानी थम जाए तो अपने घर चली जाइएगा। उसने कहा तो वो चाह कर भी इनकार ना कर सकी। अगर इनकार कर भी देती तो जाती कहाँ? आस-पास कोई जान-पहचान वाला भी तो न था, जिसके घर में वो पनाह ले सकती। बेहद मजबूर होकर वो अक़दस के घर तक चली आई। पोर्च में कार रोक कर वो उतरा और उसकी तरफ का दरवाज़ा खोल दिया और वो उतरूँ या ना उतरूँ की कशमकश से 2-4 हाथों की उँगलियाँ आपस में जकड़े बैठी रहीं। आइए प्लीज़, वो बेहद शाइस्तगी से मुखातिब हुआ तो वो एक तवील साँस लेकर नीचे उतरी। उसके पीछे अक़दस ने कार का दरवाज़ा बंद किया। आइए मेरे साथ, वो कहता हुआ तेज़ कदमों से आगे बढ़ा तो वो भी पीछे हो ली। आप यहाँ आराम से बैठें, मैं अभी आया। वो उसे एक कमरे में छोड़कर बाहर निकल गया तो माहिर ने बनज़र गैर कमरे का जायज़ा लिया। नफ़ासत से सजाया गया कमरा बेहद वसीअ था और यकीनन बेडरूम ही था। कालीन से आरास्ता फर्श, खिड़कियों पर पड़े दबीज़ पर्दे, लंब लंबा च लंबा-चौड़ा बेहद खूबसूरत सा बेड। ऐसे बेडरूम्स तो उसने फ़िल्मों में ही देखे थे और आज जब हकीकत में देखा तो नज़रें खीरा हो गईं। वो आँखें फाड़े कमरे का जायज़ा ले रही थी। तो इस वक़्त जब किसी ने उस चौंकी तो उस वक़्त जब किसी ने उसे मुख़ातिब किया, वो यकीनन मुलाज़िमा ही थी, जो उससे कह रही थी, "बीबी साहब ने कहा है कि आप ये कपड़े पहन लें और मुझे अपने गीले कपड़े दे दें ताकि मैं इन्हें सुखा सकूँ।" मुलाज़िमा ने कहते हुए कपड़े उसकी तरफ बढ़ा दिए। पहले तो वो झिझकी मगर फिर उसके हाथ से कपड़े ले लिए। वो मर्दाना शलवार सूट था। वो दरवाज़ा बाथरूम का है। क़ब्ल इसके कि वो कुछ सोचती मुलाज़िमा ने कहा तो वो बाथरूम की तरफ बढ़ गई। जिस तरह कमरे को देखकर आँखें खीरा हुई थी, वही हाल बाथरूम में भी हुआ। ऐसा शानदार बाथरूम तो उसने कहीं नहीं देखा। वाह मालिक! तू अगर नवाज़ना चाहे तो इतना देता है कि वो सोचों में गुम कपड़े बदलने लगी। कपड़े बदल कर निकली तो देखा मुलाज़िमा हुनूस खड़ी थी। उसने अपने गीले कपड़े उसे थमा दिए तो वो चली गई और वो खुद बेड के करीब पड़ी कुर्सी पर बैठ गई। तो एहसास हुआ कि बाहर के मौसम की बनिस्बत कमरा काफ़ी गर्म था। हीटर की गर्मी होगी, उसने सोचा और अपने लंबे बालों की चोटी खोलने लगी, जो गीली हो चुकी थी। उसने तौलिए से रगड़-रगड़ कर बाल खुश किए और कंघी के बगैर ही चोटी के 2-3 बल डाल लिए। तभी नज़र वॉल क्लॉक पर गई, 4 बजने वाले थे। ओह! चची कितनी परेशान होंगी। मैंने उन्हें जल्दी आने को कहा था मगर वो बड़ा ब वो बड़बड़ाती हुई उठी और खिड़की के पर्दे सरकाकर बंद मगर शफ़ाफ शीशों के पार नज़र डाली और मायूसी से गर्दन हिलाने लगी क्योंकि पानी का ज़ोर कम होने के बजाय बढ़ गया था। अल्लाह! मैं घर कैसे जाऊँगी? वो परेशान होने लगी। अक़दस के साथ आ तो गई हूँ, मगर अब पता नहीं उसके वालिदैन क्या सोचेंगे मेरे बारे में और सच्ची उफ़! उन्होंने तो अपने साथ सबको परेशान कर डाला होगा। मैं कैसे वो सोच रही थी और सोचों का तसलसल उस वक़्त टूटा जब मुलाज़िमा दोबारा दाख़िल हुई। "ये आपके कपड़े मैंने इस्त्री से सुखा दिए हैं, आप पहन लें।" वो अदब से बोली तो वो कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई। दोबारा बाहर आई तो मुलाज़िमा को मौजूद पाया। "आइए मेरे साथ।" मुलाज़िमा ने कहकर दरवाज़े का रुख किया तो वो भी पीछे हो ली। तवील राहदारी तय करके वो उसे हॉल-नुमा कमरे में ले आई, जो यकीनन ड्राइंग रूम था। सजावट काबिल-ए-दीद थी, मगर वो स एक ही नज़र में सब कुछ ना देख सकी, क्योंकि यहाँ अक़दस एक सोफ़े पर बैठा नज़र आया। आइए, उसे देखकर वो खड़ा हो गया और सोफ़े की तरफ इशारा करके बोला, "तशरीफ़ रखिए।" वो बैठ तो गई, मगर फिर फ़ौरन ही खड़ी हो गई। क्या हुआ? वो हैरानी से उसे देखने लगा। जी, जी कुछ नहीं, वो ख़फ़ीफ़-सी हो गई। सोफ़ा ही इतना नरम-ओ-गुदाज़ था कि उसने खुद को अंदर धँसता महसूस किया, तो घबरा कर खड़ी हो गई। "बैठ जाइए," वो बोला तो वो सँभल कर बैठ गई। नज़रें उठाकर देखा, वो सामने वाले सोफ़े पर बैठा नज़र आया, मगर मुतवज्जो नहीं था। दोनों हाथों को आपस में जकड़े उन पर थोड़ी टिकाए, कालीन पर नज़रें जमाए शायद कुछ सोच रहा था। "साहब चाय?" मुलाज़िम की आवाज़ पर वो चौंका और सीधा होकर बैठ गया। "रख दो," वो बोला तो मुलाज़िम ट्रॉली के तमाम लवाज़मात सोफ़ों के दरमियान रखी मेज़ पर मुंतकिल करके चला गया। "आपने लंच नहीं लिया होगा, लीजिए प्लीज़," उसने कहते हुए एक प्लेट उसकी तरफ बढ़ाई। "नहीं," माहिर ने फ़ौरन इनकार कर दिया, "मुझे भूख नहीं है।" "तो फिर चाय चलेगी?" "मैं चाय नहीं पीती।" "रियली?" वो बेसाख्तगी से पूछ बैठा। आँखों की जगमगाहट मज़ीद बढ़ गई। "जी।" वो कुछ न समझते हुए उसे देखने लगी। "चलें, एक बात तो मुश्तरक हुई, चाय मैं भी नहीं पीता," वो कहकर मुस्कुराया।
मेरे घर में सब परेशान होंगे। उसे जैसे अचानक याद आया, अपने घर फ़ोन कर दो कि तुम यहाँ आओ। उसने आसान हल बताया था। हमारे घर फ़ोन नहीं है, आपके पास पड़ोस में तो होगा। आप उन्हें इत्तला दे दें ताकि आपके घर वाले मुतमईन हो जाएँ। वो बोला तो वो कुछ सोचकर करीबी टेबल पर रखे टेलीफ़ोन की तरफ बढ़ गई। अपने पड़ोसी हामिद चचा का नंबर डायल करने लगी, मगर अज़हद कोशिश के बावजूद लाइन ना मिली तो वो रुहाँसी हो गई। लाइन नहीं मिल रही, वो बड़ी बेबसी से बोली तो अकदस ने उसे देखा। वो हर वक़्त तनी-तनी सी रहने वाली लड़की आज कितनी मुख्तलिफ लग रही थी। प्लीज़ आप कोशिश कीजिए ना, वो बोली तो वो चौंका और तवील साँस लेकर उसके बताए हुए नंबर डायल करने लगा, मगर नतीजा वही सिफ़र। अब क्या होगा? मैं घर कैसे जाऊँगी? वो रो देने को थी। मैं फिर ट्राई करता हूँ। वो उस पर एक नज़र डालकर दोबारा रिंग करने लगा, मगर लाइन को ना मिलना था, ना मिली। वेरी सॉरी, उसने कहते हुए रिसीवर क्रेडल पर डाल दिया। मैं घर कैसे जाऊँगी? उसे रोना आ गया। पैर पटक कर हाथ मसलती हुई वो सोफ़े पर आ बैठी। या अल्लाह! क्या आज बारिश बंद ही ना होगी? उसने सर थाम कर सोचा, हाथों से सर थामे कालीन पर नज़रें जमाए बैठी। वो ये भी भूल गई कि वो तन्हा नहीं है। यूँ ही कितना वक़्त बीत गया और जब उसने सर उठाया तो देखा उसके ऐन सामने वाले सोफ़े पर बैठा अकदस मुस्कुराते लबों और जगमगाती आँखों समेत उसे ही देख रहा था। उसके मुतवज्जो होने पर भी उसने नज़रें न हटाईं, तो उसकी पलकें खुद ही लरज़ कर झुक गईं। अगर अगर बारिश ना रुकी तो वो उसकी नज़रों की महवियत से घबरा कर खड़ी हो गई। तो अकदस की मुस्कुराहट गहरी हो गई। मैं घर कैसे जाऊँगी? वो उसकी तरफ कदरे रुख मोड़े खड़ी थी। क्या ये घर नहीं है? वो पूछने लगा। आपका है ना? वो बोली। तुम्हारी तुम्हारा भी तो हो सकता है। वो जो अब तक बड़े अदब से बातें कर रहा था, बेतकल्लुफ़ी से बोला तो वो गर्दन मोड़कर उसे देखने लगी। वो उसे ही देख रहा था। अक़दस साहब, मैंने ऐसे घर के कभी ख्वाब भी नहीं देखे। वो रुखाई से कहती हुई खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। हाँ, जानता हूँ कि तुम बहुत हकीकत पसंद लड़की हो, मगर तुम्हें इंसानों की पहचान नहीं। तुमने मुझे हमेशा गलत समझा। मैं जब भी तुम्हारी तरफ बढ़ा, तुम कतरा कर निकल गई। मैं इतना बुरा भी नहीं हूँ। माहीन जितना तुमने समझ रखा है, वो कहता हुआ उसके करीब आ रुका। वो मैं बहुत इज़्ज़त करती हूँ आपकी, मगर आपकी हरकतें, आप उन्हें किस खाने में फिट करेंगे? वो खामोश ना रह सकी। इतनी बुरी भी नहीं थी, सिर्फ़ तुम्हें देखता ही तो था। 2-4 बातें ही कर लेता था, मगर तुम्हें तो हमेशा मुझसे बैर ही रहा। 2-4 बातें ही कर लेती तो क्या हो जाता तुम्हारा? वो बोला तो माहीन ने उसे देखा, सच ही तो कह रहा था। वो अगर उससे चिढ़ने के बजाय नॉर्मल रवैया रखती तो ऐन मुमकिन था वो बार-बार उसकी राहें ना रोकता और ना ही लोगों को बातें बनाने का मौका मिलता। वो बोली तो कुछ नहीं, बस खामोशी से उसे देखे गई। क्या सोचने लगी? वो बोला तो वो चौंकी। मेरे घर में सब परेशान होंगे, पता नहीं क्या सोचें। मैं इतना वक़्त कभी घर से बाहर नहीं रही, मगर आज उसने कहकर तवील साँस खींची तो वो जो उसके सामने खड़ा था, टेलीफ़ोन सेट की तरफ बढ़ गया। नंबर बताओ, मैं भूल गया। वो बोला तो उसने नंबर दोहरा दिया और इस बार लाइन मिल ही गई। जब ही तो वो रिसीवर उसके तरफ बढ़ाकर बोला, लो बात करो। उसने रिसीवर थाम लिया। मैं माहीन बोल रही हूँ, वो माउथ पीस में कह रही थी। हाँ, राबिया प्लीज़ तुम चची से कह दो परेशान ना हूँ, मैं यहाँ खैरियत से हूँ। वो मैं अपनी सहेली के घर हूँ। हाँ, बारिश रुक जाए तो आ जाऊँगी। रास्ता ब्लॉक है इसलिए आ ना सकी। अच्छा ठीक है, तुम चची से कह दो प्लीज़। उसने कहकर रिसीवर रखा और सोफ़े पर आकर बैठी। तो देखा वो दफ़्तरी फ़ाइलें खोले उनके मुताले में गर्क था। उसे यहाँ आए कितने ही घंटे बीत चुके थे, मगर इतने बड़े घर में उसे अक़दस और मुलाज़िमों के अलावा कोई और नज़र ना आया था। एक एक बात पूछूँ? वो उसे मुख़ातिब कर बैठी। उसने फ़ाइल से नज़रें हटाए बगैर ही इस बात में सर हिला दिया। आप तन्हा रहते हैं, मेरा मतलब आपके वालिदैन? मिलना चाहती हूँ उनसे? अब कि अक़दस ने सर उठाकर उसे देखा। नहीं तो, मैंने तो बस यूँ पूछा था। उसने फ़ौरन नफ़ी में सर हिला दिया। अगर मिलना भी चाहती तो मैं मिला नहीं सकता था, वो कहने लगा। मेरी मम्मा हयात नहीं है और पापा बिज़नेस टूर पर गए हैं। उन्हें बेहद इश्तियाक था तुमसे मिलने का, मगर इत्तेफ़ाक देखो कि जब तुम आईं तो वो ही मौजूद नहीं है। वो कहकर मुस्कुराया तो वो कुछ ना बोली, खिड़की के पार बरसती बूँदों को देखने लगी। पूछोगी नहीं कि पापा तुमसे क्यों मिलना चाहते थे? वो पूछने लगा। मैं ज़रूरी नहीं समझती, वो बदस्तूर बाहर देख रही थी। ना समझो मगर तुम मेरे हाथ की लकीरों में बंद हो। वो अपनी खुली हथेली पर नज़रें जमा कर खूबसूरती से मुस्कुराया। ये बारिश रुक क्यों नहीं रही है आखिर? वो जज़्बत सी हुई। मैं क्या कह सकता हूँ? माहिर मौसमियात तो हूँ नहीं, वो महज़ूज़ होकर हँस दिया। अब तो रात होने लगी है, बारिश ना रुकी तो वो ख़ासी फ़िक्रमंद थी। डरो नहीं, मैं तुम्हें बाहर नहीं निकालूँगा, बहुत जगह है घर में भी और दिल में भी। वो बोला तो माहिर ने होंठ भींचकर उसे घूरा, मगर वो मुतवज्जो नहीं था। फ़ाइल पर झुका कुछ लिखने में मसरूफ़ था, मगर होठों की दबी-दबी मुस्कुराहट ने उसे तपा दिया।
मैं अपने घर जा रही हूँ, मुझे नहीं रहना यहाँ। वो कहती हुई उठी। कैसे जाओगी? रास्ता तो बंद है। देख ही चुकी हो। वो फाइल बंद करके सीधा हो बैठा। चली जाऊंगी किसी तरह, आपको उससे क्या? वो तड़की। हाँ, मुझे इससे क्या? अकदस ने चिढ़कर नकल उतारी। और पानी में डूब कर मरोगी तो तुम और मैं पागल हो जाऊंगा। चलो बैठ जाओ, शराफत से सुबह चली जाना। उसने कहते हुए जबरदस्ती उसे बिठा दिया। मुझे यहाँ एक पल नहीं रुकना। वो तेजी से खड़ी हो गई, कदम दरवाजे की तरफ बढ़ा दिए। माही, अकदस ने कहा, तुम्हारी आंखों में बेएतनाई की लहरें दिखाई दे रही हैं। इतना बुरा नहीं हूं माही कि तुम एक छत तले रात गुजारने के ख्याल से खौफजदा हो गई। रुकना नहीं चाहती तो ठीक है, चली जाओ। मैं रोकने का जवाज नहीं रखता कि तुम्हारा और मेरा रिश्ता ही क्या है, सिर्फ मोहब्बत ही तो है जिसे तुमने कभी एतबार के काबिल ही नहीं समझा। वो कहकर रुका नहीं, लंबे डग भरता अंदरूनी कमरों में गुम हो गया। फिर वो उसे दोबारा नजर न आया और वो रात गए तक बैठी अपने रवैये पर पशेमान होती रही। मुलाजिम खाने की ट्रे रख गया था मगर उसने नहीं खाया। अपने रवैये पर पशेमान सी बैठी जाने कब सो गई, और जब दोबारा आंख खुली तो सुबह का उजाला चहारसू फैल चुका था। वो हड़बड़ाकर उठ बैठी। उसने बेचैन नजरों से ड्राइंग रूम का जायजा लिया मगर अकदस कहीं नजर न आया। तो वो उठकर खिड़की के पास चली आई। बारिश थम चुकी थी और हर शय निखरी-निखरी सी थी, मगर उसके दिल में उदासियाँ उतरने लगीं। मैंने बेइतनाई का मुज़ाहरा करके उसे नाराज़ कर दिया। पता नहीं कहाँ है वो, दोबारा नज़र नहीं आया। वो सोचकर नादिम होने लगी। सुनो, तुम्हारे साहब कहाँ हैं? वो मुलाजिम से पूछने लगी, जो गुलदान में ताज़ा फूल लगा रहा था। जी, अपने बेडरूम में, मुलाजिम ने अदब से जवाब दिया। सो रहे हैं? नहीं, वो मुँह अंधेरे उठने के आदी हैं। बीबी बीबी साहब ने कहा है कि नाश्ता कर लें, फिर ड्राइवर आपको छोड़ आएगा। वही कल वाली मुलाज़िमा आकर बोली, मुझे अकदस से मिलना है। वो बोली, आइए। मुलाज़िमा उसे अकदस के बेडरूम के बाहर छोड़कर आगे बढ़ गई। दरवाज़ा खुला था मगर फिर भी उसने दस्तक दी मगर जवाब नदारिद। दूसरी, फिर तीसरी और चौथी दस्तक के जवाब में भी खामोशी तारी रही तो हिम्मत करके अंदर चली आई। तो देखा वो दरवाजे की तरफ पुश्त किए खिड़की के पास खड़ा देख रहा था। वो आहिस्ता कदमों से चलकर उसके करीब आ रुकी। अकदस, आहिस्तगी से पुकारा मगर उसने मुड़कर ना देखा तो उसकी आंखों में बरसात उतरने लगी। अकदस, अकदस धीरे से उसके बाजू पर हाथ रखा तो वो मुड़कर देखने लगा। तब वो कुछ कहने के बजाय सर झुका गई। बहुत चाहा है तुम्हें माही, मगर तुमने एतबार के काबिल ही ना जाना। उसने कहकर अपना बाजू खींच लिया। नाश्ता कर लो, ड्राइवर तुम्हें छोड़ आएगा। तुम्हारी किताबें कार की पिछली नशिस्त पर ही हैं। वो एक नज़र उस पर डालकर फिर बाहर देखने लगा। आई एम सॉरी अकदस, मैं शर्मिंदा हूँ अपने गुज़श्ता रवैये पर। वो आंसू रोककर बमुश्किल कह सकी। उसके कहने के बावजूद वो नहीं मुड़ा। तो आँखें आँखों में जमे हुए आंसू रुखसारों पर फिसल गए। खामोशी तवील होने लगी तो अक़दस ने कनखियों से उसकी तरफ देखा और फिर एकदम ही उसकी जानिब घूम गया। तुम रोने क्यों लगी? उसने कहते हुए आहिस्तगी से उसके आंसू साफ कर दिए। मुझे अपने घर जाना है। उसकी नज़रें झुकी थीं। सिर्फ एक सवाल है, जवाब दोगी? वो बोला। तो वो उसे देखने लगी। सिर्फ वो वजह बता दो जिसने तुम्हें मुझसे दूर रखा है। वो संजीदगी से बोला तो वो कुछ कहने के बजाय नज़र फिर गई। माहीन, उसने पुकारा। नहीं अकदस, मैं इस काबिल नहीं, बहुत गरीब लड़की हूँ मैं। वो कहने के साथ ही सिसक उठी। तब वो उसके सामने चला आया। क्या मैं जानता नहीं ये बात? वो बोला तो वो चौंकी और वो इस बात में सर हिलाकर मुस्कुरा दिया। जब तुम्हें पहली बार यूनिवर्सिटी में देखा तो तुम मुझे अच्छी लगी। फिर हर गुजरता दिन मुझे एहसास दिलाकर गुजरा कि मैं तुम्हें चाहने लगा हूँ, जिसका इज़हार भी मैंने तुमसे कर दिया, मगर तुमने मुझे गलत समझा। तुम कौन हो, कहाँ से आती हो और किस तबके से तुम्हारा ताल्लुक है, हर बात मैं जानता था, मगर मुझे इन बातों से गरज ना थी। मैं तुम्हें बाइज़्ज़त तरीके से अपनाना चाहता था, बस तुम्हारा एमकॉम मुकम्मल होने का इंतज़ार था। पापा तुम्हारे दर तक ज़रूर आएँगे, इनकार तो नहीं कर दोगी? वो अपनी बात ख़त्म करके सवालिया नज़रों से उसे देखने लगा, तो वो कुछ कह ना सकी। उसने सोचा था उसे गरीब जानकर वो पीछे हट जाएगा, मगर ये बात तो ना थी। वो तो सब जानते हुए भी उसका तलबगार था। बोलो ना, इनकार तो नहीं करोगी? वो पूछ रहा था। नहीं, नफ़ी में सर हिलाकर वो मुस्कुरा दी। थैंक्स, वो सरशार होकर हँस दिया। चलो अब नाश्ता कर लो, फिर मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आऊँगा। कि तुम्हें दोबारा यहाँ लाने के लिए ज़रूरी है। उसने कहते हुए कदम बढ़ाए, तो वो भी साथ चल पड़ी। वो अपनी बात का सच्चा साबित हुआ था। वो अपने फाइनल इम्तिहान से फ़ारिग ही हुई थी कि एक शाम सफ़वान अहमद चले आए। उसके तलबगार बनकर, और चचा सोच में डूब गए। वो इस कदर अमीर घराने में बेटी देना नहीं चाहते थे। वो तो अपने जैसे लोगों में ही बेटी ब्याहना चाहते थे, मगर चची और वजाहत के बेहद समझाने और दलाइल देने पर उन्होंने हामी भर ली और फिर वो दो
और वो दिन भी आ गया जब वो चचा के छोटे से घर से रुखसत होकर अकदस के संग उसकी शानदार कोठी में आ गई। वो तो पहले ही उसका दीवाना था और जब वो मिली तो उसकी दीवानगी जुनून की हद तक छलांगने लगी। वो बेहद मुखलिस और चाहने वाला शौहर साबित हुआ था। दुनिया जहाँ की खुशियाँ उसके दामन में डाल दी थी। सफ़वान अहमद भी उसका बेहद ख़्याल रखते थे और वो भी दिलो-जान से उनकी खिदमतों में लगी रहती। घर का सारा निज़ाम उसने बड़ी खुशउस्लूबी से सँभाल लिया था। यार, मैं ना कहता था कि औरत के बगैर घर कब्रिस्तान लगता है और उसे घर में चलते-फिरते काम करते देखते तो अक़दस से अक्सर कहते, अब इतना सफ़ेद झूठ तो ना बोलें पापा, ये आपका कौल नहीं, किसी फ़लसफ़ी का फ़लसफ़ा है। वो कहकर शरारत से हँस देता। दोनों उसे दोनों उस इसी बेतकल्लुफ़ी से बातें करते थे। बाप-बेटे से ज़्यादा दोनों एक-दूसरे के दोस्त थे। सफ़वान अहमद तो बेहद मज़ाहिया इंसान थे। जब तक घर में होते अपनी पुरमज़ाह बातों से उसे हँसाए रखते, चहारसू खुशियाँ ही खुशियाँ थीं। मगर फिर भी वो कभी-कभी उदासियों में घिर जाती। खाने की मेज़ पर खाने के दौरान कभी चचा-चची, भाई-बहनों का ख़्याल आ जाता तो निवाला उसकी हलक में अटकने लगता। पता नहीं उन लोगों ने क्या खाया होगा, इस ख़्याल के आते ही वो खाने से हाथ रोक लेती। बाबा और अक़दस इसरार कर के हार जाते मगर उससे खाया ना जाता और वो दिनों और वो दोनों को हैरानो परेशान छोड़कर मेज़ से उठ जाती। नरम-नरम बिस्तर पर उसे नींद ना आती, वो बेचैन सी होकर सोते से उठ बैठती। नरम-नरम गद्दे काँटों की सेज मालूम होते। सारा वजूद उदासियों की तहों तले छिपता चला जाता, तो वो बेकरार होकर रो पड़ती और अक़दस जो उसके पल-पल की खबर रखता था, उसे यूँ नींद से उठकर रोता देखकर परेशान हो जाता। माही, क्या हो जाता है तुम्हें? वो बेहद उलझ कर पूछने लगता और वो उसे कोई जवाब ना दे पाती। किस चीज़ की कमी है बेटा तुम्हें? खुश रहा करो। जब वो हँसते-हँसते एकदम ही चुप हो जाती, तो पापा को तशवीश लाहक हो जाती। वो लाख जतन करते मगर वो चाह कर भी हँस ना पाती। हज़ारहा कोशिशों के बावजूद वो खुद को उदासियों से निकाल ना पाती। खुशी का हर रंग फीका-फीका सा लगने लगा था और वो बेचैनो बेकल सी सारे घर में बौलाई-बौलाई फिरती। न खाने का खुश न खाने का होश, न पहनने की फ़िक्र। उस दिन भी अक़दस थका-माँदा ऑफ़िस से लौटा था। शदीद गर्मी ने वैसे ही दिमाग पर झल्लाहट तारी कर रखी थी। घर में दाख़िल हुआ तो उसे उलझे बालों और मैले कपड़ों में खुद से बेनियाज़ पाया तो बेइंतहा झल्ला उठा। "ये क्या हाल बना रखा है तुमने?" अक़दस ने उसे शानों से थाम कर झिंझोड़ डाला। "अभी मैं ज़िंदा हूँ, मर नहीं गया जो तुमने ये उजड़ा-सा हुलिया बना रखा है। क्या कमी है तुम्हें? पिछले 2 दिन से तुम्हें इन्हीं कपड़ों में देख रहा हूँ। कपड़े तो कपड़े, बाल तक नहीं सँवारती हो। इस हुलिये में अगर कोई बाहर का फ़र्द देख ले तो क्या सोचेगा कि मैं तुम पर जबर कर रहा हूँ? क्या कमी है तुम्हें? कौन-सी खुशी नहीं दी है तुम्हें? अपनी जानिब से कभी गफ़लत नहीं बरती मैंने। फिर भी तुम गुस्सा गुस्से में तो वो था ही जो जो भी मुँह में आया कहता गया। ऑफ़िस से थक-हार कर ये सोचकर घर आता हूँ कि तुम्हारी एक प्यारी-सी मुस्कुराहट सारी थकन दूर कर देगी, मगर तुम मर नहीं गया हूँ, मैं मर जाऊँगा ना तब अपनाना ये हुलिया। वो गुस्से से कहकर पैर पटकता हुआ बेडरूम में चला गया। इतना शदीद रद्द-ए-अमल उसने कभी ज़ाहिर नहीं किया था, मगर आज ज़ब्त जवाब दे गया था और वो चेहरा हथेलियों में छुपाए रो पड़ी। बड़ी देर बाद बेडरूम में आई तो देखा वो आँखें मूंदे बेड पर दराज़ था। ना तो कपड़े बदले थे और ना ही जूते उतारने की ज़हमत गवारा की थी। वो आहिस्ता कदमों से चलती हुई उसके पैरों के पास आ बैठी। उसके जूते-मोज़े उतार कर बेड के नीचे रखे और नरमी से उसके पैर दबाने लगी। "रहने दो। जब गर्दन में दर्द होगा तो ज़हमत दूँगा। उसने फ़ौरन ही पैर खींच लिया। क्यों करते हो ऐसी बातें? वो आँसू को रोक कर बमुश्किल कह सकी। उसने कोई जवाब ना दिया और ना ही आँखें खोली। अकदस वो उठकर उसके सिरहाने आ बैठी। आहिस्तगी से उसके बालों में हाथ डाला, जिसे उसने फ़ौरन झटक दिया। अकदस प्लीज़, वो कहती हुई रो दी। तुम चाहती क्या हो आखिर? बात-बात पर रोने बैठ जाती हो। वो कहता हुआ उठ बैठा। एक नज़र उस पर डाली, वो कपड़े बदल चुकी थी। बाल भी संवरे नज़र आए। तो वो तभी साँस लेकर मुस्कुरा दिया। क्यों रो रही हो? मैं तो अभी ज़िंदा हूँ। क्यों करते हो ऐसी बातें? वो मज़ीद शिद्दत से सिसकी। माही, उसने कहते हुए उसे समेट लिया। मुझसे कोई शिकायत है तो कह दो। शायद अनजाने में कोताही हुई हो। क्यों उदासियों में घिरी रहती हो? वो उसके आँसू पोंछते हुए कह रहा था। मुझसे कोई गलती हुई है बोलो ना? वो पूछ रहा था और उसने नफ़ी में सर हिला दिया। फिर क्या बात है? पापा ने कुछ कहा है? उसने फिर नफ़ी के तौर पर गर्दन हिला दी। मेरे साथ खुश नहीं हो? कहीं मैंने तुम पर ज़बरदस्ती तो नहीं की? शादी की खातिर तुम्हें मजबूर तो नहीं कर दिया? वो पूछे जा रहा था और वो हर बार नफ़ी में सर हिला रही थी। तो फिर क्या बात है? ना तुम्हें खाने का होश रहता है, ना पहनने का। क्या सोचती रहती हो बताओ? शायद मैं तुम्हारी परेशानी हल कर दूँ। मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं जानती क्यों उदास हो जाती हूँ। वो कहती हुई बेबस नज़र आती
आँखों में फिर से आँसू जमा होने लगे। ऊहूँ, रोना नहीं, उसने टोक दिया। खुश रहा करो माई, कोशिश तो करती हूँ, वो सादगी से कह गई। खुश रहने के लिए कोशिश नहीं की जाती, खुशी तो वो एहसास है जो खुद ब खुद पैदा होता है। वो कहने लगा, तुम्हें खुश रहना चाहिए, जानती हो तुम्हें उदास देखकर पापा किस कदर परेशान होते हैं और मैं एहसास जुर्म में घिर कर ये सोचने पर मजबूर हो जाता हूँ कि कहीं मैंने ज़बरदस्ती तुम पर अपनी चाहत तो नहीं लाती। नहीं अक़दस, मैं खुश हूँ, बहुत खुश, मगर पता नहीं क्या हो जाता है कभी-कभी। वो कहकर मुस्कुराई थी, बस यूँ ही मुस्कुराती रहा करो कि इन लबों की मुस्कुराहट ही तो मेरी ज़िंदगी है। वो खुद भी मुस्कुरा उठा। अरे ओ वजाहत कब आए? वो किसी काम से लाउंज में आई तो अक़दस के साथ वजाहत को महवे गुफ्तगू देखकर खिल उठी। बस अभी आया हूँ, आप कैसी हैं? वो मुस्कुरा कर पूछने लगा। कैसी नज़र आ रही हूँ? वो पूछकर हँस पड़े। खुश तो लग रही हो। हाँ, बहुत खुश हूँ और मैं भी आपको खुशखबरी ही सुनाने आया हूँ। बाजी, वजाहत ने बात काटी। क्या पूछने लगी? पहले बैठ तो जाओ, अक़दस ने याद दिलाया तो वो उसी के बाजू में जा बैठी। कल रात की फ्लाइट से मैं बहरैन जा रहा हूँ। वजाहत ने बताया। वाक़ई? उसे जैसे यकीन ना आया। जी हाँ, वही बताने आया था और बाजी दुआएँ करना मेरे लिए। ज़रूर, ज़रूर। वो बेइंतहा मसरूर थी ये सोचकर कि अब तो चचा जान की गुर्बत ख़त्म हो जाएगी क्योंकि वजाहत दौलत कमाने ही तो जा रहा था। अच्छा तो अब मैं चलूँ? बहुत से लोगों से मिलना है अभी। वो कहता हुआ उठा और अक़दस से बगलगीर हो गया। आपका बेहद शुक्रगुज़ार हूँ भाईजान। जाने किस जज़्बे के तहत वजाहत की आँखों में आँसू दर आए थे, जिन्हें अक़दस ने अपनी उँगलियों में चुन लिया। खुशी के आँसू बहुत कीमती होते हैं, इन्हें यूँ ज़ाया ना करो। उसने मुस्कुराकर पीठ थपकी तो वो भी मुस्कुरा दिया। फिर दिन गुज़रते गए और एक रोज़ चची मिलने आई तो उसकी ज़बानी मालूम हुआ कि शकील को मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल गया है। वो ख़ासी हैरान हुई क्योंकि शकील के मार्क्स इतने अच्छे तो थे नहीं जो मेडिकल कॉलेज में डोनेशन के बगैर एडमिशन मिल जाता। वो हैरान ज़रूर हुई मगर चची के सामने इज़हार ना किया बल्कि उसने ये सोचकर खुद को मुतमईन कर लिया कि चचा ने कर्ज़ लिया होगा किसी से। वजाहत रुपए भेजेगा तो अदा कर देंगे, यही बात होगी, वरना इतने कम मार्क्स पर एडमिशन मिलने से तो रहा। इस साल पापा फ़रीज़ाए हज की अदायगी के लिए जा रहे थे। उसने सुना तो हैरान रह गई। तो क्या आपने अभी तक हज नहीं किया? वसाइल के होते हुए भी वो हैरत से बोली। पापा मुस्कुरा दिए। इरादा तो कई बार किया था बेटा मगर कभी पूरा ना हो सका। वो कहने लगी, पहली बार जब इरादा किया तो तुम्हारी मम्मा शदीद बीमार होकर चल बसी और मैं जा न सका। फिर बारहा कस्द किया मगर कोई न कोई प्रॉब्लम आड़े आई। यूँ इतने बरस गुज़र गए। मैं तो मायूस होने लगा था, ये सोच कर कि शायद किस्मत में नहीं कि मैं ये सआदत हासिल करूँ। मगर वो कहते हैं ना कि खुदा के घर देर है अंधेर नहीं, तो बस यूँ समझ लो कि अब जाकर मौका मिला है। सोचा तो था कि हम तीनों साथ चलेंगे मगर अक़दस तैयार नहीं। क्यों? वो अक़दस को सवालिया नज़रों से देखने लगी। यार इतनी जल्दी भी क्या है? फ़िलहाल मैं खुद को अनफिट महसूस करता हूँ। वो कहने लगा, बहुत कोशिश करता हूँ मगर एक ना एक नमाज़ कज़ा हो ही जाती है और मैंने सोच रखा है जब तक नमाज़ों का सख्ती से पाबंद नहीं होता तब तक हज के बारे में नहीं सोचूँगा। क्यों, क्या गलत कह रहा हूँ? पता नहीं, उसने गोल-मोल सा जवाब दिया। देखो ना, हम नमाज़ों के पाबंद नहीं हैं और जब बंदा हज करता है तो खुदा उसके पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर देता है और मैं नहीं चाहता कि हज के बाद मुझसे कोई गुनाह सरज़द हो या मेरी नमाज़ कज़ा हो, इसलिए मैं इनकार कर रहा हूँ, वरना ये तो हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि वो हज करे। वो बोला तो वो सर हिलाने लगी, गोया उसकी बातों से मुत्तफ़िक थी और जब पापा रवाना होने लगे तो दोनों को, ख़ुसूसन अक़दस को, माहिन का ख़याल रखने से मुताल्लिक़ ढेरों नसीहतें कर डालीं। उफ़ ओ पापा! आप क्या समझते हैं कि मैं आपकी गैर मौजूदगी में आपकी लाडली बहू को खा जाऊँगा? पापा की बार-बार तकरार पर कि वो माहिन का ख़याल रखना, वो बेहद झल्ला कर बोला तो पापा के साथ वो खुद भी हँस पड़ी। पापा चले गए और वो अपने घर में मसरूफ़ हो गईं। मुलाज़िमों की कमी ना थी मगर किचन के सारे काम वो खुद करती थी। अक़दस सुबह ऑफ़िस जाता तो शाम को लौटता था। घर से ऑफ़िस का फ़ासला ज़्यादा होने के सबब वो लंच पर नहीं आता था, जबकि पापा दोपहर में ही लौट आते थे और फ़ुर्सत के लम्हात उनसे बातें करते हुए बहुत अच्छे से गुज़र जाते थे। और अब पापा के जाने के बाद वो कामों से फ़ारिग़ होकर बैठी बोर होती रहती। उसी शाम अक़दस ऑफ़िस से लौटा तो ख़ासा परेशान नज़र आया। उससे ज़्यादा बातें भी नहीं की, सोचों में गुम बेड पर दराज़ था। क्या बात है, परेशान लग रहे हो? वो पूछ वो पूछती हुई उसके पास आ बैठी। कुछ ख़ास नहीं, उसने टालना चाहा। फिर भी मुझे बताओ, वो बज़िद हुई, तो वो तवील साँस खींच कर उठ बैठा। आज ऑफिस में अचानक तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टर के पास गया तो उसने इंकशाफ किया कि मुझे ब्लड कैंसर है। वो निचला लब दाँतों तले दबाकर मध्यम लहजे में बोला, नहीं। वो शज़ुर से उसे तकती ही रह गई और फिर जो रोना शुरू किया तो अक़दस को उसे सँभालना मुश्किल हो गया। माही, माही प्लीज़। वो वाक़ई परेशान हो गया।
तुम झूठ बोल रहे हो, तुम झूठे हो, कह दो ये सच नहीं है, प्लीज़ अक़दस मैं मर जाऊँगी, मैं मर जाऊँगी। वो उसके बाजू में मचल-मचल कर रोए जा रही थी। बस इसी कदर हौसला है तुम्हें, वो कहकर हँसा और हँसता ही चला गया। हैं? वो रोना भूलकर हैरत से उसे देखने लगी। ओ मेरी प्यारी सी बेवकूफ़ बीवी, मज़ाक और हकीकत में फ़र्क करना सीखो। वो हँसी रोक कर बोला, तो तुम मज़ाक कर रहे हो? जैसे उसकी जान में जान आई। यकीनन वो कहकर हँसा, बहुत ख़राब हो अक़दस, मैं बात नहीं करूँगी तुमसे। वो नाराज़गी से उसे परे धकेल कर उठ गई। यार देखो, नाराज़ मत हो, वो तो महज़ मज़ाक था। उसने लपक कर उसका हाथ पकड़ लिया। मुझे नहीं पसंद ऐसे मज़ाक। वो मुँह बनाकर रुख फेर गई। फिर कैसे मज़ाक पसंद है, बता दो, वैसे ही मज़ाक करूँगा। उसने कहते हुए उसे अपनी जानिब मोड़ लिया। क्यों कही ऐसी बात? मेरी जान निकाल कर रख दी। तुम्हारा रद्द-ए-अमल देखना चाहता था। यूँ कहो ना कि आज़मा रहे थे। चलो यही समझ लो। क्यों मगर क्यों? अक़दस क्या एतबार नहीं है मेरी चाहत का? उसे वाक़ई अफ़सोस हुआ था। बात एतबार की नहीं, माही तुम्हारे रवैये की है। वो संजीदगी से गोया हुआ। कभी-कभी मैं महसूस करता हूँ कि तुम जबरन हँसती मुस्कुराती हो। क्या ये सच नहीं है? ये सच है, वो नज़रें झुकाकर एतराफ़ कर गई। खुश तो मैं बहुत हूँ अक़दस, मगर क्या करूँ, कभी-कभी उदासियाँ दिल में उतरने लगती हैं। तुम परेशान मत हुआ करो, मैं बहुत खुश और मुतमईन हूँ तुम्हें पाकर, वो मद्धम लहजे में कह रही थी, और वो बनज़रे ग़ायर उसे देख रहा था। ऐसे क्या देख रहे हो? वो नज़रें उठाकर उसे देखने लगी। सच कह रही हो ना तुम? वो पूछने लगा। क्या? वो कुछ समझ ना सकी। यही कि तुम्हारी उदासी का कोई सबब नहीं। वो बोला। हाँ, उसने इस बात में सर हिलाकर उसके सीने में मुँह छुपा लिया, वरना वो उसकी आँखों में उतरती नमी ज़रूर देख लेता, और वो सबब बताने से कासिर थी। वो क्या कहती उससे कि वो अपने चचा-चची, भाइयों और बहनों की तंगदस्ती और कसमपुर्सी पर कुढ़ती रहती है, मगर कुछ कह ना सकती थी उनके लिए। माही, उसने पुकारा। वो बोली, मगर सर न उठाया। इस हफ्ते के आखिर तक मुझे बिज़नेस के सिलसिले में बाहर जाना पड़ सकता है। वो बोला तो वो सर उठाकर उसे देखने लगी। बैरूने मुल्क? वो पूछने लगी। हाँ, कहाँ? जापान। तो फिर क्या? पापा होते तो चला जाता, तुम तन्हा रह जाओगी, वो कहने लगा। तो क्या हुआ अक़दस, अपने ही घर में रहूँगी ना? तुम ज़रूर जाओ, वो मुस्कुराई। सोच लो, पूरा महीना लग जाएगा, यानी 30 दिन। रह सकोगी अकेली? हाँ, उसने सर इस बात में हिलाया। मेरे बगैर? वो शरीर हुआ। हाँ भई, मगर मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर, दोनों साथ चलते हैं। मैं नहीं जाऊँगी, उसने फ़ौरन इनकार कर दिया। क्यों? बनो मत, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। वो कदरें झेप कर बोली। यही तो फ़िक्र है माही जान। वो उसे बाजुओं में समेट कर मुस्कुराया। सुनो, ऐसा करो, तुम चचा जान के घर चली जाना, वापसी पर मैं तुम्हें ले आऊँगा। और सुनो, अपना बेहद ख़्याल रखना, और इस नन्हे मेहमान का भी, जो मुझे पापा कहेगा, समझ रही हो ना? वो उसकी पेशानी पर बिखरी लटों को परे करके बोला, तो उसने इस बात में सर हिला दिया। खुश रहा करो। खुश रहना, क्योंकि तुम्हारा खुश रहना बेहद ज़रूरी है। तुम्हारे लिए भी, मेरे लिए भी, और सबसे बढ़कर इस नन्ही-सी जान के लिए। यूँ कह रहे हो जैसे मुझे तो कोई फ़िक्र ही नहीं। वो पलकें झपकाकर मुस्कुरा दी। ये बात नहीं, वो हँस दिया। कभी नहीं सोचा था माही कि तुम्हारी ज़ात से मुझे इस कद्र खुशियाँ मिलेंगी, कि मेरा दामन तंग हो जाएगा। मैंने भी कब सोचा था अक़दस, दामन तो मेरा कम पड़ गया है। मैंने तो तुम्हें कुछ भी नहीं दिया। ख़ैर, अब ये तो ना कहो, उसने कहा तो वो मुस्कुरा कर रह गई। हफ्ते के तीसरे दिन ही वो उसे चचा के घर छोड़कर जापान से दारा। खुश रहना, समझी? वापसी पर तुम्हें और भी खिला हुआ देखना चाहूँगा। जाते-जाते वो कहता गया था, और वो खुश थी कि उदासी की अब कोई वजह ही ना रही थी। चचा के घर में उसने खुशहाली देख ली थी। वजाहत को बहरैन गए हुए कई माह गुज़र चुके थे, और वो वहाँ से रुपए भी भेजने लगा था, जिसका मुँह बोलता सबूत घर भर में खुशहाली की लहर थी। वो कि कभी चची ने ज़िक्र ना किया कि वजाहत रुपए भेजने लगा है, मगर वो समझ गई थी, और उन सब के मुतमईन व मसरूर चेहरे देखकर खुद भी खुश थी। चची के साथ-साथ तीनों बहनें भी बेहद ख़्याल रख रही थीं उसका। रात वो जल्द ही सो गई थी, और अब अचानक प्यास के एहसास से आँख खुल गई थी। शायद ज़्यादा रात ना बीती थी, क्योंकि आँख खुलते ही चची वग़ैरह की बातों की आवाज़ें सुनाई देने लगी थीं। वो पानी पीने की ग़रज़ से उठने ही वाली थी कि सहर की तेज़ आवाज़ ने लेटे रहने पर मजबूर कर दिया। अम्मा, क्या आपने अक़दस भाई के रुपए लौटा दिए? वो चची से पूछ रही थी। कैसे रुपए? चची अनजान बन गई। इतनी जल्दी भूल गईं? सहर कहकर हँसी। वजाहत भैया को बहरैन जाने के लिए अक़दस भाई ने ही तो 10,000 दिए थे। एक ये 10,000 ही क्या, शकील भाई के एडमिशन के लिए उन्होंने 8 लाख डोनेशन के दिए थे। तब कहीं उन्हें एमबीबीएस में सीट मिल सकी थी, वरना तो नंबर इस काबिल ना थे कि एडमिशन मिलता। सहर कह रही थी, और वो आंखें बंद किए लेटी सुन रही थी। ये कैसा इंकशाफ था? अक़दस ने तो उसे कभी नहीं बताया था। तो तू कहना क्या चाहती है लड़की? चची की नागवार आवाज़ उभरी। कहना क्या है अम्मा? वजाहत भैया अब
तक काफ़ी रुपए भेज चुके हैं और अब आपको थोड़ा-थोड़ा करके अक़दस भाई का कर्ज़ चुकाना चाहिए। काहे का कर्ज़? अक़दस ने खुद दिया था, हम माँगने थोड़ी गए थे। चची साफ़ मुकर गई। मगर बाजी की गैर मौजूदगी में आप अक़दस भाई के आगे अपनी तंगदस्ती का रोना तो रोती थी ना। और ये उनकी शराफ़त बिल अल्फ़ाज़ दीगर मोहब्बत है कि उन्होंने बिना माँगे इतनी बड़ी-बड़ी रकमें हमें दी और अब हमारा फ़र्ज़ बनता है उनके कहने से कबल ही हम उन्हें रकम लौटा दें। वो तो कभी मुतालबा नहीं करेंगे, लेकिन हमें अपनी सतह से नहीं गिरना चाहिए कि वो बाजी के शौहर हैं और अगर हमने उनका कर्ज़ अदा नहीं किया तो आप ही सोचें, उनकी नज़रों में बाजी की क्या भुकत रह जाएगी? क्या वो उन्हें "ए चुप कर लड़की" चची ने समर को बुरी तरह झिड़क कर उसकी बात पूरी ना होने दी। 4 जमातें पढ़कर मुझे सबक देने चली है, कान खोल कर सुन लो। अपने बाबा के सामने रकम का ज़िक्र भी किया तो ज़बान खींच लूँगी तुम्हारी, समझी? अक़दस ने खुद रकम दी थी, हमने माँगी नहीं थी। माँग भी लेते तो कोई हर्ज न था कि उसकी बीवी को बचपन से लेकर जवान होने तक पाला है मैंने। लाखों की रकम तो वैसे ही उसकी परवरिश पर खर्च हो चुकी होगी। उसकी हर छोटी-बड़ी ख्वाहिश पूरी की है, आला तालीम दिलवाई है, तो क्या उसमें कम रुपए खर्च हुए? अब अगर उसके मियाँ ने 2-4 लाख दे दिए तो क्या तीर मार लिया? इससे कहीं ज़्यादा रकम माहिन पर खर्च कर चुके हैं। चची की आवाज़ ज़हरीला नश्तर साबित हुई थी, जिसने उसकी समाधी नहीं रूह तक को मजरूह कर डाला था। तो क्या आप अपनी चाहतों की कीमत वसूल कर रही हैं? बाजी के शौहर से सहर की तेज़ आवाज़ उभरी। हाँ, यही समझ लो, चची ने ज़हर उगला। माहिन को पाल-पोस कर बड़ा किया, आला तालीम दिलवाई। इसलिए नहीं कि उसे कोई और ले उड़े। अरे मैंने तो सोच रखा था कि उसे वजाहत से ब्याह दूँगी, घर की लड़की घर में रहेगी। वजाहत तो कमाता ही, वो भी कमाकर 4 पैसे लाएगी तो हमारे दलिद्दर दूर होंगे, मगर ये अक़दस दरमियान में आ गया। वो बहुत अच्छा हुआ कि दौलतमंद है, अगर गरीब लड़का होता तो मैं माहिन को कभी ना ब्याहती उससे। और सुन लड़की, बहुत बोला ना कर, खबरदार जो तुम्हारे बाबा को इस बात की भनक भी लगी तो। जाओ सो जाओ चुप करके। चची ने धमकी देते हुए बात खत्म कर दी। आप इस कदर सतही होंगी मैंने कभी नहीं सोचा था। उसने सहर की मलूल सी आवाज़ सुनी, वो उसी के बाजू में आकर लेट गई थी। मैंने भी तो नहीं सोचा था, माहिन सोच रही थी। वालिदैन अपनी औलाद की परवरिशों निगहदाश्त कीमत वसूल करने के लिए तो नहीं करते। उनकी मोहब्बत तो बेगर्ज़ होती है, मगर आप तो चची हैं मेरी, माँ तो नहीं। माँ होती तो ऐसी सतही बात हरगिज़ ना करती। उफ़! कितना एहतराम करती थी मैं आपका, मगर आपने सारी कदरें खुद गँवा दी। मैंने आप सब के गम में हर खुशी खुद पर हराम कर ली। बेपनाह चाहने वाले शौहर को धोखा देती रही। बाप जैसे ससुर को परेशान करती रही। वो दोनों चाहने वाले इंसान मुझे खुश रहने, हँसने, मुस्कुराने का दर्स देते रहे। मगर मैं आपकी फ़िक्रों में घुली रही, इन मुख़लिस इंसानों की परेशानी का ख़याल ही ना किया। वो सोचती रही और तकिया आँसुओं से भीगता रहा। मुझे माफ़ कर देना खुदाया, मैंने बहुत तंग किया है अपने शौहर को। शौहर भी कैसा कि जिसने कदम-कदम पर मोहब्बतों के फूल बिछाए, मगर मैं उन्हें रौंदती रही। इन लोगों की फ़िक्र में घुल-घुल कर अपने अक़दस को तंग करती रही। क्या जानती थी कि जिनकी ख़ातिर खुद पर हर खुशी हराम कर ली है, वो ही लुटेरे साबित होंगे। हाँ, लुटेरे ही तो हैं, दौलत तो दौलत, एतमाद तक लूट लिया मेरा। बकिया सारी रात उसने गोया अंगारों पर लौट कर गुज़ार दी। फ़ज्र की अज़ान सुनाई दी तो वो उठी और वज़ू करके नमाज़ पढ़ने लगी। नमाज़ से फ़ारिग़ होते ही वो जाने के लिए तैयार हो गई। "ए बेटा, तुम तो रहने वाली थी ना अक़दस के लौटने तक?" चची कहने लगी, लहज़े में प्यार ही प्यार था, मगर इस प्यार की आड़ में छुपी ग़रज़ वो जान चुकी थी। बेहद नफ़रत महसूस हुई उसे चच्ची से। हाँ, सोचा तो यही था, वो बड़े ज़ब्त से मुस्कुराई, ज़ाहिर ना होने दिया कि रात वो उनकी बातें सुन चुकी है। हालाँकि उसकी नज़र में अब चची की वो पहले वाली इज़्ज़त ना रह गई थी, मगर फिर भी जाने क्यों वो कुछ कहकर उन्हें शर्मिंदा नहीं करना चाहती थी कि ग़र्ज़ की ख़ातिर ही सही उन्होंने बहरहाल उसकी परवरिश तो की ही थी। तो फिर जाने क्यों लगी बेटा? वो मोहब्बत से पूछ रही थी। मेरा घर अकेला है, किसी भी वक़्त पापा का फ़ोन आ सकता है। मैं ना रहूँगी तो वो परेशान हो जाएँगे। मैं जाऊँगी अब, वो कहती हुई अपना अटैची उठाकर आगे बढ़ी। बेटा नाश्ता तो करती जाओ, चचा अपने कमरे से निकल आए थे। मुझे भूख नहीं है चचा जान। ठीक है बेटा, जाओ खुश रहो अपने घर। उन्होंने कहकर सर पर हाथ रखा तो उसकी आँखों में आँसू डराए। शुक्र था कि वो मुख़लिस थे, बेग़र्ज़ चाहने वाले अपनी मोहब्बतों का सिला या कीमत नहीं माँग रहे थे, बल्कि दुआएँ दे रहे थे। खुदा तुम्हें हमेशा खुश रखे बेटा, वो उसका सर थपकते हुए कह रहे थे। हाँ चचा जान, अब तो मैं हमेशा खुश रहूँगी, इंशाअल्लाह, वो कहती हुई उन्हें खुदा हाफ़िज़ कहकर बाहर निकल गई। अच्छा हुआ आप आ गईं बीबी, घर एकदम सूना-सूना लगता था आपके बगैर। उसके पहुँचते ही मुलाज़िमों ने घेर लिया था और वो मुस्कुरा दी। मकीन तो मकीन, घर के मुलाज़िम भी उसका ख़याल करते थे। वो मुलाज़िमा को साथ
लगाए ड्राइंग रूम की सफाई में मसरूफ थी कि अचानक यूं महसूस हुआ जैसे कोई कार गेट से दाखिल हुई हो और वो सब कुछ छोड़-छाड़ कर बैरूनी दरवाजे की तरफ लपकी तो देखा अक़दस की कार पोर्च में रुक चुकी थी। अक़दस अक़दस वो बेइख्तियार ही उस तरफ दौड़ गई। अरे! अक़दस ने खुशगवार हैरत से उसे देखा। तुम्हें तो मैंने चचा जान के पास छोड़ा था ना, वो कहता हुआ उसे साथ लगाए आगे बढ़ने लगा। मैं दूसरे दिन ही वापस आ गई थी। वो बोली, क्यों? जब मेरा घर मौजूद है तो मैं दूसरों के घर में क्यों रहूं? वो बोली तो अक़दस ने बेहद प्यार से उसे देखा। मुस्कुराती हुई निखरी-निखरी सी वो और भी हसीन लगी। बहुत खुश हो? वो पूछने लगा। हाँ, बेहद। वो इस बात में सर हिलाकर हँस दी। तुमने आने की इत्तला क्यों न दी? मैंने सोचा कि तुम तो चचा के घर होगी इसलिए फ़ोन नहीं किया। एयरपोर्ट से ऑफ़िस फ़ोन करके ड्राइवर से गाड़ी मंगवा ली। बेहद थकन महसूस हो रही थी इसलिए सीधा घर चला आया, ये सोचकर कि थोड़ी देर रेस्ट लेकर तुम्हें लेने जाऊँगा। वो तफ़सील बताने लगा। तो फिर तुम नहा धोकर आराम करो, मैं खाने का इंतज़ाम करती हूँ। अब आराम की ज़रूरत ही नहीं। अरे क्यों? वो हैरान हुई। तुम्हें देखा तो सारी थकन हवा हो गई। वो कहकर मुस्कुराया। सुनो, बहुत बदल गई हो 30 दिनों में। अच्छी नहीं लगी? वो ज़ेरे लब मुस्कुराहट के साथ पूछने लगी। अगर कहो अगर कहूँ नहीं तो? वो शोखी से हँसा। झूठ बोलोगे और क्या? वो भी हँस दी। परसों फ़ोन आया था पापा का, वो बेड पर लेटा तो वो उसके पास बैठकर कहने लगी, अच्छा क्या कहा उन्होंने? वो पूछने लगा, खैरियत पूछ रहे थे, मैंने बता दिया कि तुम जापान गए हो। और क्या बताया? वो उठ बैठा, और क्या बताती भला? यही कि वो दादा बनने वाले हैं। वो शरारत से बोला तो वो झेंप कर मुस्कुरा दी। माही, मुझे पाकर तुम्हें कैसा लगा था? तवक्को के बरखिलाफ सवाल था उसका। अब याद आई ये बात, जब हमारी शादी को 1.5 साल बीत गए, उसे हँसी आ गई। हाँ, वो कहने लगा, कभी-कभी दिल चाहता है कि मुझसे कहो, इज़हार करो, इकरार करो अपनी चाहत का। बहुत ज़रूरी है कहना। हाँ, बेहद। तो फिर तुमने क्यों नहीं बताया मुझे? क्या? वो चौंका। यही कि वजाहत को बहरैन तुमने अपने खर्च पर भेजा। शकील को मेडिकल कॉलेज में एडमिशन तुमने दिलवाया। बोलो, क्यों नहीं बताया मुझे? ज़रूरी नहीं समझा तमाई, वो मुस्कुरा दिया। मेरा बहुत खराब हो तुम, बहुत ही खराब हो। वो कहते-कहते एकदम ही रो पड़ी। अरे! अरे! ये क्या भई? वो हैरान हो गया। इसमें रोने की क्या बात है? तो और क्या करूँ? अपनों ने लूटा है मुझे, मेरा एतमाद लूट लिया, शौहर की दौलत हड़प की। रोऊँ नहीं तो और क्या करूँ? वो रोते-रोते चीख पड़ी। जिनके गम में कुढ़ती रही, तुम्हें और पापा को परेशान करती रही, वो खुद गर्ज़ साबित हुए। तुमने क्यों दिए उन्हें रुपये? वो तुम्हें कभी नहीं लौट आएँगे, कभी भी नहीं। वो रोते-रोते कह रही थी। और अक़दस ने बात की तह तक पहुँचने में देर नहीं लगाई। सारा मामला साफ़ हो गया था। माइन की उदासी का सबब समझ में आ गया था। चची ने लाखों की रकम तुमसे वसूल ली। मेरी मोहब्बत की कीमत तुमसे वसूल ली। अक़दस क्यों? क्यों? वो रो-रो कर बेहाल हो रही थी। माही, माही प्लीज़, वो नरमी से उसके आँसू पोंछने लगा। वो तुम्हें रकम कभी नहीं लौटाएँगी। उन लोगों ने मेरी परवरिश और तालीम का खर्च तुमसे वसूल लिया, अक़दस, तुमसे वसूल लिया। वो रोए गई। मुझे ज़रूरत भी नहीं है उन रुपयों की, 8 लाख ही क्या, माही, मेरी सारी दौलत भी तुम्हारा बदल नहीं हो सकती कि मेरी दौलत तुम हो, तुमसे वाबस्ता खुशियाँ ही तो मेरा सरमाया है और वो नन्ही सी जान जो तुम्हारे वजूद में पल रही है, यही सब तो मेरी कुल कायनात है। प्लीज़ चुप हो जाओ, भूल जाओ जो हो चुका। वो उसके आँसू चूमते हुए नरमी से कह रहा था। उसके हर लफ्ज़ से बेपाया उसके हर लफ्ज़ से बेपाया पुरख़ुलूस चाहत का इज़हार हो रहा था। चलो इधर मेरी तरफ देखकर मुस्कुराओ। मेरा नहीं तो इस आने वाले का ख़्याल करके ही हँसो, जो चंद महीनों बाद हमारी ज़िंदगी को अपनी खुशबू से महकाने वाला है ना? वो मुस्कुराकर बोला तो वो इस बात में सर हिलाकर उसके बाजुओं में सिमट आई कि यही तो उसकी मंज़िल, उसकी पनाहगाह थी। मुस्कुराहट उसके लबों पर फूल बनकर खिली जो अक़दस ने चुन ली। ख़त्म शुभ।